बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ EFI S1। तो S1 में पहला चैप्टर है सर्जिकल एनाटमी वाला। तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड की क्या रिलेशनशिप होती है? मिमोनिक है हाफ, ओके। H से हाइपोग्लोसल, A से इंटीरियर फेशियल वेन, L से लिंगुअल नर्व, F से फेशियल आर्टरी एंड द मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। S1 में बता दूँ कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, रट्टा है और मिमोनिक्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अब सबमैंडिबुलर ग्लैंड का जो लिम्फ होता है वो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड पे जाता होता है और वो जुगलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड पे जाता होता है। इसके बाद थायराइड ग्लैंड है। अगर आपने थायराइडेक्टमी करनी है तो किन किन स्ट्रक्चर को क्रॉस करना है, ये S1 में बहुत मरतबा आएगा। सबसे पहले स्किन आता है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू है या सुपरफिशियल फेशिया, फिर प्लैटिज्मा आ जाता होता है, फिर इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया और डीप सर्वाइकल फेशिया की प्री ट्रैकियल लेयर आ जाती है, क्लियर। और फिर इसके स्ट्रैप मसल आ जाते होते हैं। स्ट्रैप मसल कौन कौन से होते हैं? मिमोनिक है, टोस, TOSS, टी से थायरोहायोइड, O से ओमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड। और जब आपने थायरोइडेक्टमी करनी है किन किन नर्व को प्रिजर्व करना है? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंड द एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, ओके। तो किन किन स्ट्रक्चर्स को आपने प्रिजर्व करना है थायरोइडेक्टमी में? तो दो नर्व होती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड पेडिकल है, कैरोटिड आर्टरी है और पैराथायरॉइड ग्लैंड आ जाता होता है। व्हाट आर द मसल्स व्हिच कवर द थायराइड लोब? तो पहले तो स्ट्रैप मसल होते हैं, मिमोनिक है, टोस, टी से थायरोहायोइड, ओमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड। इसके अलावा क्रिकोथायरॉइड होता है और इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल होता है। और जब भी आपने इन मसल्स को डिवाइड करना होता है तो जो आपने इंसियन देना होता है या फिर आपने जो भी काम करना है नेक में वो अपने अपर पार्ट ऑफ द नेक में करना होता है, बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ द नेक के अंदर एंसा सर्विकैलिस मौजूद होता है। दैट इज वाई आपने इन मसल्स को डिवाइड करना होता है इन द अपर पार्ट ऑफ द नेक। अब इनकी नर्व सप्लाई क्या होती है? जो स्ट्रैप मसल होते हैं उनको सप्लाई करता है एंसा सर्विकैलिस और ये लोअर पार्ट ऑफ नेक में होता है। नंबर 2 क्रिकोथायरॉइड को एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट इज इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, ये फ्रेंजियल प्लेक्सिस से नर्व सप्लाई लेता होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, किन किन आर्टरीज को डिवाइड करना होता है, ओके। तो आर्टरीज कौन सी होती है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इसके साथ एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है। और इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिकरेंट ब्रांच ऑफ इंफीरियर लैरिंजियल नर्व या रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आपको देखने को मिलती होती है। यानी सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। और किन किन स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करना होता है ऑलरेडी बता चुका हूं, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, सुपीरियर इंफीरियर थायराइड पेडिकल होते हैं, कैरोटिड आर्टरी होता है और पैराथायरॉइड ग्लैंड आ जाते होते हैं, ओके। और थायराइडेक्टमी में जो इंसिजन देते हैं वो कोचर इंसिजन होता है, कोचर ट्रांसवर्स कॉलर इंसिजन होता है। जो कोचर इंसिजन होता है इसके अलावा आपने एक और जगह पे भी पढ़ना है, वो है कोलिसिस्टेक्टमी, लेकिन वो S2 का सवाल होता है। इसके बाद जो इंसिजन होता है कोचर ट्रांसवर्स कॉलर इंसिजन है, ये इसकी लोकेशन क्या होती है? क्रिक्वाइड कार्टिलेज से 1 सेंटीमीटर नीचे या 2 सेंटीमीटर अबव द सुप्रास्टर्नल नॉच होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपने न्यूरोलॉजिकल लीजन को बचाना होता है, यानी आपने सुपीरियर एक्सटर्नल ब्रांच और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और इसके साथ आपने रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को बचाना होता है। तो कैसे बचाओगे? नंबर 1, जो डाइसेक्शन प्लेन होता है आपने उसको ग्लैंड के करीब रखना होता है, क्लियर। यानी जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसकी आपने आइडेंटिफिकेशन, ओके, स्केलेटनाइजेशन, लाइगेशन और डिवीजन, इन शॉर्ट लाइगेशन आपने ग्लैंड के नजदीक करनी होती है टू अवॉइड इंजरी टू द एक्सटर्नल ब्रांच और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है उसकी जो लाइगेशन होती है वो ग्लैंड से अवे करते होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी है, इसको सही कर लेना। इसके बाद ब्रेस्ट वाला टॉपिक है, तो ब्रेस्ट में सबसे पहला लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज का रट्टा मार लेना कि आपने पहले क्वाड्रेंट्स बनाने हैं, अपर आउटर क्वाड्रेंट है, मीडियल क्वाड्रेंट है, इंफीरियर क्वाड्रेंट होता है। जो लैटरल क्वाड्रेंट है मोर देन 75% जो लिम्फ होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाता है, एक्सिलरी से वो सुप्रा क्लैविकुलर, इंफ्रा क्लैविकुलर है और वहां से सर्वाइकल लिम्फेटिक ट्रंक है, बल्कि सिंपल सब क्लीवन लिम्फेटिक ट्रंक पे जाता होता है। और जो 25% होता है वो इंटरपेक्टोरल या डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड पे जाता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मीडियल क्वाड्रेंट, जो मीडियल क्वाड्रेंट का लिम्फ होता है वो पैरास्टर्नल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। इंफीरियर क्वाड्रेंट का होता है वो इंफीरियर फ्रेनिक लिम्फ नोड के बाद जाता होता है। व्हाट आर द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर होलो कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है, फाइब्रस टिश्यू से बने हुए होते हैं। और ये रट्टा मार लेना कि ये स्किन को जोड़ते हैं पेक्टोरल फेशिया के अंदर, यानी कि इनकी जो एपिसिस होती है ये सुपरफिशियल फेशिया और स्किन से अटैच होती है, और जो बेस होती है वो कहां पे अटैच होती है? पेक्टोरल फेशिया से अटैच होती है। इन शॉर्ट ये ब्रेस्ट को सपोर्ट करते होते हैं। अगर कैंसर इस लिगामेंट को इन्वॉल्व कर लेगा तो लिगामेंट छोटे हो जाएंगे, स्किन की डिम्पलिंग होगी या निपल की इन्वर्जन देखने को मिल सकती होती है, ओके। इसके बाद है कि एक सर्जन है जो कि एक्सिला को अप्रोच कर रहा है तो एक मसल को लिफ्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले पेक्ट मेजर होता है, फिर उसके नीचे पेक्ट माइनर होता है। पेक्ट मेजर की क्या फंक्शन होते हैं? फ्लेक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन। और पेक्ट मेजर के नीचे कौन सा मसल होता है? पेक्ट माइनर। और पेक्ट माइनर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड लिम्फ नोड के लेवल होते हैं। जो लेवल 1 होता है वो लैटरल होता है, लेवल 2 मीडियल, बल्कि लेवल 2 पोस्टीरियर होता है, लेवल 3 आपके मीडियल लिम्फ नोड होते हैं। और किन किन स्ट्रक्चर्स को आपने प्रिजर्व करना है वाइल वर्किंग ऑन एक्सिला? तो ELT मिमोनिक है, एक्सिलरी वेन, लैटरल थोरैसिक, लॉन्ग थोरैसिक नर्व और इसके अलावा आ जाएगा थ्रैकोडोर्सल नर्व। इसके अलावा 3 और स्ट्रक्चर को भी बचाते होते हैं ड्यूरिंग मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। इसमें आपका इंटरकोस्टोब्रेकियल, सैफ्लिक वेन और पेक्ट मेजर आ जाता है, लेकिन आपने रट्टा मारना है ELT, एक्सिलरी वेन, लॉन्ग थोरैसिक नर्व एंड द थ्रैकोडोर्सल नर्व है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ लेफ्ट ब्रेस्ट है। तो 75% जो लिम्फ होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड पे जाता है, वहां से सुप्रा क्लैविकुलर, इंफ्रा क्लैविकुलर है और वहां
वहाँ से सब क्लेवियन लिम्फेटिक ट्रंक में जाता होता है, और जो 25% होता है वो इंटरपेक्टोरल या डेल्टोपेक्टोरल में जाता होता है। व्हाट इज सेंटिनल लिम्फ नोड? सबसे पहला लिम्फ नोड जो कि ट्यूमर को ड्रेन करता होता है, दिस इज कॉल्ड सेंटिनल लिम्फ नोड। नेक्स्ट इज एब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स होते हैं। एब्डोमेन के 9 रीजन्स होते हैं या क्वाड्रेंट्स भी कह लो, उनको डिवाइड करने के लिए दो तरह की लाइंस होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होती है। जो वर्टिकल लाइन होती है राइट एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ट्रांसपाइलोरिक और इंटरट्यूबरकुलर लाइन से पास करती होती है। नेक्स्ट इज स्टोमक की आर्टीरियल सप्लाई होती है। तो स्टोमक की आर्टीरियल सप्लाई को समझने के लिए आपने स्टोमक के क्वाड्रेंट्स बनाने हैं। ओके, लेजर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर और फंडस आ जाता है, और हर एक जगह पर दो दो आर्टरी सप्लाई करती होती है। लेजर कर्वेचर पे राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, नहीं लेजर कर्वेचर पे राइट एंड लेफ्ट है, और ग्रेटर कर्वेचर पे गैस्ट्रोएपिपोलॉइक आर्टरी आ जाती है। जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी से आती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सिलिक आर्टरी से आ जाती होती है। राइट गैस्ट्रोएपिपोलॉइक गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी से आती है, जो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपोलॉइक होती है सप्लेनिक आर्टरी से आती है। इसके अलावा सप्लेनिक आर्टरी से शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी आती है, जो कि फंडस को सप्लाई करती है। बट आता पोस्टीरियर रिलेशनशिप ऑफ स्टोमक, तो क्या क्या होता है? डायफ्राम होता है, लेफ्ट किडनी होती है, उसके ऊपर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, सप्लेनिक आर्टरी और सप्लीन होता है। जब आपने सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी करनी है तो किन किन आर्टरीज को लाइगेट करना है? वन सेकंड, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपोलॉइक आर्टरी और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होता है। इसके बाद ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड जिसको आपने देखना होता है फॉर कैंसर, तो आपने 4 बनाने हैं, D1 D2 D3 D4। जो D1 होता है या एरिया 1 होता है, D1 वैसे कहना नहीं चाहिए था मुझे, एरिया 1 1 2 3 4। जो एरिया 1 और एरिया 4 ये आपस में ऑपोजिट है, यानी लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड और राइट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड है। जो एरिया 2 एंड 3 होता है इसका निमोनिक है RP, ओके, राइट गैस्ट्रोएपिपोलॉइक और पेनकिराटिक और सप्लेनिक, ठीक हो गया। तो एरिया 1 कौन सा होता है? लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड है। एरिया 2 राइट गैस्ट्रोएपिपोलॉइक है। एरिया 3 पेनकिराटिक और सप्लेनिक है, और एरिया 4 क्या होता है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होता है, आर्टरी नहीं लिम्फ नोड। कौन कौन सी आर्टरीज को कर सकते हैं? वही राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रोएपिपोलॉइक आर्टरी और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होता है। नेक्स्ट इज कैलो ट्रायंगल होता है। तो जो कैलो ट्रायंगल जिसको सिस्टो हेपेटिक ट्रायंगल भी कहते हैं, इसकी बाउंड्रीज क्या होती है? इसका जो सुपीरियर वाला होता है ना वो इंफीरियर सर्फेस और लिवर से बनता होता है, और इसका जो लैटरल वाल होती है वो सिस्टिक डक्ट से बनती है, और जो मीडियल वाल होती है कॉमन हेपेटिक डक्ट से बनती होती है। और इसमें 3 चीजें होती है, सिस्टिक आर्टरी, राइट हेपेटिक आर्टरी और सिस्टिक लिम्फ नोड होते हैं। क्लियर, इसके कंटेंट होते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? पहले इसकी कुछ सर्जिकल एनॉमलीज वगैरह पढ़ लेते हैं। जो सिस्टिक डक्ट होती है या तो वो CVD से अडेरेंट हो सकती है, या फिर कुछ एसेसरी वेसल गॉल ब्लैडर के अंदर एंटर हो सकती है, या CBD काफी ज्यादा लॉन्ग है, ये बाइफिड सिस्टिक डक्ट होता है। इसका निमोनिक है ABC। A से एसेसरी वेसल है, B से बाइफिड सिस्टिक डक्ट है, C से क्या होता है? सिस्टिक डक्ट CBD से चिपक गई है। व्हाट आर द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप ऑफ CBD? तो CBD के क्या रिलेशनशिप होते हैं? सबसे पहले पोर्टल ट्रायड रट्टा मारना है, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, पोर्टल वेन, इसके अलावा गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी, इंफीरियर वेना कैवा और हेडोपेनकेरस रट्टा मार लेना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैलो ट्रायंगल? तो जो कैलो ट्रायंगल होता है लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट सर्जिकल लैंडमार्क होता है। क्यों? क्योंकि जो सिस्टिक आर्टरी होती है वो इसी ट्रायंगल के अंदर मौजूद होती है, ओके, और इसको सर्जन ने आइडेंटिफाई करना होता है टू अवॉइड एनी डैमेज टू द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम, ओके। अगर ना किया तो किसी और चीज को उड़ा देगा। व्हाट आर द एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ CBD? तो CBD के जो पार्ट्स होते हैं ना वो डुडिनम से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रा डुडिनल पार्ट, रेट्रोडुडिनल पार्ट, ओके, फिर डुडिनम के पीछे नीचे आया, फिर डुडिनम के अंदर चला गया। सुप्रा डुडिनल, रेट्रोडुडिनल, इंफ्राडुडिनल और इंट्राडुडिनल होता है। और अगर आपने गॉल ब्लैडर तक पहुंचना है या स्प्लीन तक पहुंचना है, दोनों के लिए रास्ते सेम है, ओके। लाइक सबसे पहले स्किन है, फिर सुपरफिशियल फेशिया जिसके अंदर फेशिया कार्पा, फेशियस कैंपर और फेशियस कार्पा रहता है, ये ना भी लिखो खैर है। इसके बाद रेक्टस शीथ है, इंटीरियर रेक्टस शीथ, रेक्टस एब्डोमिनस, पोस्टीरियर रेक्टस शीथ है। फिर इसके बाद फेशियल ट्रांसवर्सालिस आता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और पेरिटोनियम आता है। स्प्लीन के केस में आपने 3 चीजें ऐड करनी है, गैरेट्रोमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लीनिक और स्प्लीनो रीनल लिगामेंट होता है। क्लियर, ये स्प्लीन के कुछ लिगामेंट्स आपने ऐड कर लेने होते हैं, ओके। व्हाट इज द क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी इन द कोलिसिस्टेक्टमी? तो क्रिटिकल व्यू ये होता है कि आपने हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल से आपने फाइब्रोफैटी टिश्यू निकाल देना होता है, लोअर पार्ट ऑफ सिस्टिक प्लेट को आपने एक्सपोज कर देना है, तो आपको 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे, सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक डक्ट, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर एंटर हो रही होगी। दिस इज द क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट है स्प्लीनेक्टमी के लिए कौन कौन से इंसिजन देते होते हैं? मिड लाइन इंसिजन देते हैं, या लेफ्ट सबकोस्टल इंसिजन देते हैं, या अपर एब्डोमिनल ट्रांसवर्स इंसिजन देते होते हैं। बस ये 3 रट्टा वाले ना, मिड लाइन या लेफ्ट सबकोस्टल, बाकी छोड़ देना। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं स्प्लीनिक पैडिकल। स्प्लीनिक पैडिकल्स ऐसे ब्लड वेसल्स या ऐसे लिगामेंट जो स्प्लीन के हाइलम को किसी और स्ट्रक्चर से जोड़ देते होते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम से जोड़ देते होते हैं। लाइक स्प्लीनिक वेसल्स में स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन है, और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के अंदर गैस्ट्रोस्प्लीनिक और स्प्लीनो रीनल लिगामेंट होता है। वंस अगेन अगर आपने स्प्लीन तक पहुंचना है तो आपने स्किन, सबकटेनियस टिश्यू या सुपरफिशियल फेशिया, फिर इसके बाद आपका इंटीरियर रेक्टस शीथ, रेक्टस एब्डोमिनस, पोस्टीरियर रेक्टस शीथ आ जाती होती है। और 3 चीजें मैंने ऐड करवाई थी, ग्रेटरोमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लीनिक और स्प्लीनो रीनल लिगामेंट है। नेक्स्ट इज स्प्लीन एंड कुली। स्प्लीन एंड कुली क्या होती है? सुपर न्यूमरी या इजाफी स्प्लीन होती है, ओके। ये वो स्प्लीन्स होती है जो कि नॉर्मल
यूजुअल स्प्लीन से अलग होती है। कॉन्जेनिटल नोड्यूल्स होते हैं, ओके, इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है? नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको कोई ऑटोइम्यून डिजीज है लाइक आईटीपी या हिमोलिटिक एनीमिया, तो इन एसेसरी स्प्लीन की भी ग्रोथ हो जाती है और ये लेट रिलैप्स करा देती होती है। दैट इज वाई आपने इनको निकाल देना होता है। नेक्स्ट अपेंडेक्टमी आपने करनी है, तो कौन कौन से इंसिजन करते होते हैं? ग्रिड आयरन और लाइंस इंसिजन है। जो ग्रिड आयरन इंसिजन होता है ये मैकबर्नी पॉइंट से राइट एंगल पे पड़ा होता है। जो ट्रांसवर्स इंसिजन होता है ये लाइंस इंसिजन होता है, ये अम्बिलिकस से 2 सेंटीमीटर नीचे पड़ा होता है। ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन होता है। अगर आपने इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स तक पहुंचना तो फिर कैसे पहुंचोगे? स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, वंस अगेन फेशिया, कैंपर, फेशिया स्कार्प आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे तीनों लेयर आ गई ओब्लिक्स वाली, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, इसके पीछे फेशिया ट्रांसवर्सालिस होता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और पेरिटोनियम आ जाती होती है। इसके बाद किडनी है। अब किडनी के अंदर दिमाग की दही होने वाली है। अब किडनी में लेयर्स है, स्किन, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू है, लेकिन यहाँ पे एक मसल आ जाएगा इजाफी, लैटिसिमस डोर्साई और सेराटस पोस्टीरियर इंफीरियर मसल है। यानी किडनी में क्या होते हैं? 2 एल आ जाएंगे और एक जीपी आ जाएगा। एक लैटिसिमस डोर्साई है और दूसरा लंबर फेशिया आ जाता होता है। क्लियर? सही हो गया। इसके बाद जिरोटा फेशिया और पेरिनेफ्रिक फैट है। ठीक हो गया। बस दरम्यान में आपने लैटिसिमस डोर्साई, फिर एक्सटर्नल ओब्लिक, फिर लंबर फेशिया और लास्ट में आपने क्या ऐड करना है? जिरोटा फेशिया और पेरिनेफ्रिक फैट है। इसके बाद इंग्वानल हर्निया। तो इंग्वानल किनाल क्या होता है? इंग्वानल किनाल एक ओब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज होता है। इंटरमस्कुलर यानी 2 मसल्स के दरमियान में देखने को मिलता होता है। 4 सेंटीमीटर होती है अबव द मीडियल हाफ ऑफ इंग्वानल लिगामेंट। अब इसकी बाउंड्रीज क्या होती है? इसकी बाउंड्रीज मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ जल्दी जल्दी। इंटीरियर वाल एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से बनती है, पोस्टीरियर वाल फेशिया ट्रांसवर्सालिस से बनती है, जिसकी रूफ होती है वो इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस के फाइबर से बनता है, और इसका जो फ्लोर होता है वो किससे बनता होता है? इंग्वानल लिगामेंट से बनता होता है। ओके, इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि मैं सेकंड ईयर में आ गया हूँ। इंटीरियर वाल एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की अपोन्यूरोसिस से बनती होती है और ये इंटरनल ओब्लिक से सप्लीमेंटेड होती है ऑन द लैटरल 1/3, और पोस्टीरियर वाल सप्लीमेंटेड होती है कॉन्जॉइंट टेंडन से। वैसे इस बात की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, छोड़ भी सकते हो। इसके बाद 2 तरह का हर्निया होता है। क्लियर? एक इंटरैक्ट होता है, डायरेक्ट हर्निया होता है। ओके, जो आप घटना मान लेना, जो आपका ना मोस्ट कॉमन जो हर्निया होता है, चाहे भाव मेल है फीमेल है, वो इनडायरेक्ट होता है। क्लियर? जो इनडायरेक्ट होता है यंग में देखने को मिलता है, जो डायरेक्ट होता है एल्डरली पॉपुलेशन में देखने को मिलता होता है, जिनमें वीकनेस होती है। जो इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया होता है, इसमें जो सैक होता है वो डीप लिंक सेंटर होता है, जबकि डायरेक्ट वाला पोस्टीरियर वाल ऑफ इंग्वानल किनाल सेंटर होता है थ्रू द हैसलबैक ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल कौन सा होता है? इसकी बाउंड्री पड़ती है। इनडायरेक्ट हर्निया की शेप पेयर शेप होती है, डायरेक्ट की शेप होती है ग्लोबुलर होती है। इनडायरेक्ट हर्निया का जो एक्सटेंट होता है वो स्क्रोटम तक होता है, डायरेक्ट का जो ये स्क्रोटम तक नहीं जाता होता। जो इनडायरेक्ट हर्निया होता है, अभी चूंकि इंग्वाइनल किनाल से पास करके गया ना, तो ये ओब्लिक होता है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और मीडियली होता है, जबकि डायरेक्ट हर्निया वाला ये स्ट्रेट कोर्स आपको देखने को मिलता होता है। अब जो इनडायरेक्ट वाला होता है ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से लैटरली होता है, जो डायरेक्ट वाला होता है वो मीडियल पड़ा होता है। डीप रिंग ओक्लूजन टेस्ट इनडायरेक्ट में पॉजिटिव होता है और एब्सेंट होता है डायरेक्ट हर्निया के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद है कि 2 तरह की रिंग्स होती है। डीप इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग क्या होती है? ओवल ओपनिंग होती है, फेशिया ट्रांसवर्सालिस के अंदर होती है, 1.25 सेंटीमीटर अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट देखने को मिलती है। इसके बाद है इंग्वाइनल ट्रायंगल या हैसलबैक ट्रायंगल होता है। इसकी बाउंड्रीज क्या होती है? इसकी बाउंड्रीज में लैटरली क्या होता है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल है, मीडियली रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है, और इंफीरियरली क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। और एक बात रट्टा मार लेना, इंग्वाइनल लिगामेंट से ऊपर होता है, यानी कहने का मतलब है सुप्रोमीडियल होता है वो आपका इंग्वाइनल हर्निया होता है, और इंफीरियर लैटरल होता है वो कौन सा होता है? वो फेमरल हर्निया आपको देखने को मिलता होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी और मजा नहीं आएगा। इसके बाद कंटेंट्स ऑफ इंग्वाइनल किनाल इन मेल्स। तो मेल्स में, फीमेल में तो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस होता है, लेकिन मेल्स में क्या होता है? मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है, रट्टा मार लेना, ये वो नर्व होती है जो लेप्रो जो हर्निया की रिपेयर में डैमेज हो जाती है। ओके, स्पर्मेटिक कॉर्ड इंग्वाइनल नर्व होती है। इसके अलावा जेनिटल ब्रांच और जेनिटोफीमोरल नर्व, और इसके अलावा ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स देखने को मिलती है। अगर आपने हर्निया की सैक तक पहुंचना है, जो हर्निया का सैक होता है ना, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर देखने को मिलता होता है। तो पहले स्किन को क्रॉस करोगे, फिर सुपरफिशियल फेशिया आ जाएगा, फिर एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की अपोन्यूरोसिस आ जाएगी, फिर आप स्पर्मेटिक कॉर्ड तक पहुंच जाओगे, और इसके नीचे आपको कवरिंग ऑफ सैक आपको मिल सकती होती है। एंड विच नर्व जो डैमेज हो सकती है वो इलियो इंग्वाइनल नर्व आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज द बाउंड्रीज ऑफ फेमरल हर्निया। तो फेमरल हर्निया फेमरल किनाल के थ्रू होता है। ओके, और ये फेमरल किनाल क्या होती है? ये फेमरल वेन के मीडियली पड़ी होती है, यानी इसके लैटरली क्या होगा? फेमरल वेन पड़ी होगी। ओके, इंटीरियरली क्या होगा? रट्टा मार लेना, इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। सामने इंग्वाइनल लिगामेंट है, मीडियली शार्प एज ऑफ लैक्यूनल लिगामेंट है, पोस्टीरियरली पैक्टन प्यूबिस है, और लैटरली फेमरल वेन आपको देखने को मिलती है। बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे जो किनाल होती है वो सैफनस ओपनिंग से पीछे पड़ी भी होती है, और पैक्टिनियस मसल के फेशिया से आगे पड़ी होती है। अभी क्या है छोड़ दो उसको। ओके, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि फेमरल हर्निया की रिडक्शन को इंपीड करता है, रोकता है? तो वो लूप ऑफ बॉवेल आइलियम होता है। और कौन सी वेसल डैमेज होती है? फेमरल वेन होती है। ओके, अब फेमरल वेन की क्या बाउंड्रीज होती है? आगे 1 सेकंड इंग्वाइनल लिगामेंट है, पीछे आपका क्या होगा? इलियोपेक्टिनियल लिगामेंट होगा, मीडियली फेमरल किनाल आपको देखने को मिलती है, लाइक लैक्यूनल लिगामेंट लिख लो, और लैटरली क्या होता है? फेमरल आर्टरी होता है। और अगर यूएचएस के पेपर में कोई डायग्राम आ गई तो फिर तो
क्या कहूँ मैं इस पर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, एक पेशेंट है जिसको क्रिप्टोकार्डिज्म हो गया, अगर अगर इसको ठीक ना किया गया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जिसके टेस्टिस वापस नहीं आए तो वो बंदा मीठा हो जाएगा। एम से क्या है मेलिग्नेंसी, आई से इनफर्टिलिटी, टी से टेस्टिकुलर टॉर्शन होगा, ओके। एच से आपको क्या देखने को मिलेगा, एच से हर्निया हो जाएगा और ए से एट्रोफी होती है। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराओगे, अल्ट्रासाउंड और लैप्रोस्कोपी करोगे ताकि टेस्टिस को ढूंढे। हम क्यों ढूंढ रहे हैं, खुदा ना खासा कैंसर हो गया तो फिर मसला हो जाएगा। इसके बाद स्टेप्स ऑफ सर्जरी है। अब इसके लिए जो सर्जिकल रिपेयर होता है ना वो ऑर्किडोपैक्सी होता है। अब इसके स्टेप्स रट्टा मारने हैं, ठीक हो गया। अब रट्टा मारो, समझने का कोई टाइम नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, हाई ट्रांसवर्स स्क्रोटल इंसिजन देंगे। पहले इंसिजन दिया, ट्रांसवर्स स्क्रोटल इंसिजन दिया, फिर आपने डार्टोस पाउच क्रिएट किया जिसके अंदर टेस्टिस को रखोगे। नंबर 3, आपने इस इंसिजन को डीप किया, टेस्टिस तक लेके चले गए हो। फिर आपने क्या करना है, जो टेस्टिस की अटैचमेंट होती है, गुबर्नाकुलर अटैचमेंट है, उसको रिलीज करना और टेस्टिस को अपने आइडेंटिफाई करना होता है। फिर आपने क्रीमास्टिक फाइबर को सेपरेट कर देना है। फिर आपने क्रेनियल सैक को मोबिलाइज करना होता है। फिर आपने जो हर्निया के जो सैक है उसको लाइगेट करना होता है, क्लियर। फिर आपने टेस्टिस को डार्टोस पाउच में रखना है, फिक्स करना है पाउच को स्क्रोटम के सेप्टम के साथ, और फाइनली आपने क्या कर देना, वुंड को क्लोज कर देना विदाउट स्यूचर्स, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते होते हैं, ओके। तो कौन सा लिम्फ नोड ब्रेस्ट को ड्रेन करता होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड होता है। 60 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद डिस्फेजिया है और जो फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी पे ग्रोथ कार्डिया के लेवल पे देखने को मिल रही है। तो जो कार्डिया का लेवल होता है ये 40 सेंटीमीटर के लेवल पे देखने को मिलता है। यानी ईसोफेगस में 4 तरह की कंस्ट्रक्शन होती है। एक क्रिकोफेरेंजियस के लेवल पे होती है, एक आर्च ऑफ अयोर्टा पे होती है, लेफ्ट ब्रोंकस पे होती है, और चौथा होती है डायफ्राम के लेवल पे, वो कार्डिया के लेवल पे होती है। पहली वाली 22 23 पहले वाले वैसे 17 के लेवल पे होती है, 17 22.5 23.5 ऐसा कुछ रट्टा मारना आपने, ठीक हो गया, ओके। ये सारा डिस्टेंस बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ 15 25 40 ये लिखा हुआ है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आप हैं ये क्या एमसीक्यू तो ख़त्म हो गए, इसके तो एमसीक्यू नहीं दिए हुए पहले चैप्टर के। अच्छा इस पीडीएफ में नहीं है, फिर मैं आपको फिर ऐसे बता देता हूँ। पहले एमसीक्यू का आंसर क्या था, अपर आउटर क्वाड्रेंट में लंप वगैरह हुआ है तो ब्रेस्ट की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड होती है, ओके। कार्डिया के लेवल पे ग्रोथ है तो वो 40 सेंटीमीटर पे आपको देखने को मिलता होता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपनी बुक पे देख लेना, जो ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर है इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ डूडिनम। तो जो डूडिनल अल्सर में जो ब्लीडिंग होती है वो गैस्ट्रोडूडिनल आर्टरी से होती है, और स्टोमक में जो होती है वो लेजर कर्वेचर पे इन्वॉल्व होता है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती होती है। 1 सेकंड, ब्रेस्ट के कैंसर में एक्सिलरी लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती होती है, ओके। थायराइडेक्टमी में कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है, ओके। और अगर वो बात करें इंफीरियर थायराइड आर्टरी की तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, सुपीरियर की बात करें तो फिर होती है एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। इसके बाद नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी सर्जन ने क्या किया है, एक टिश्यू को डाइसेक्ट किया है जो कि थायराइड को पोस्टीरियरली बाइंड कर रहा है। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर था, प्री ट्रैकियल फेशिया, ओके। वैसे कौन सा था, प्री ट्रैकियल फेशिया, ठीक हो गया। अब जो थायराइड होता है ना वो ट्रैकिया से आगे पड़ा होता है, और ट्रैकिया के आगे कौन सा फेशिया होता है, प्री ट्रैकियल फेशिया आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लोअर एज ऑफ लोब ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तो वहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है, फेशियल आर्टरी होती है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड से रिलेटेड मैंने 4 स्ट्रक्चर बताए थे, हाइपोग्लोसल नर्व, इंटीरियर फेशियल वेन, लिंगुअल नर्व होती है, इसके अलावा फेशियल आर्टरी देखने को मिलती है। तो जो फेशियल आर्टरी होती है लोअर एज पे देखने को मिलती होती है। इसके बाद नेक्स्ट है जो ग्रिड आयरन इंसिजन होता है ना, ओके, ग्रिड आयरन इंसिजन, इसमें किस मसल को हम क्या करते होते हैं, लाइक इंसिजन दिया ऑन द स्किन डीपली टू ओब्लिकली रनिंग लिगामेंटस स्ट्रक्चर है, ओके। यानी सर्जन ने ग्रिड आयरन इंसिजन दिया, ग्रिड आयरन को मसल स्प्लिटिंग इंसिजन भी देते हैं। तो एक मसल आपको नजर आ रहा था, तो वो कौन सा मसल था, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल था। इसके बाद फेमरल हर्निया इज बाउंडेड मीडियली बाय, ओके, फेमरल हर्निया की जो मीडियल बाउंड्री होती है लैक्यूनर लिगामेंट देखने को मिलता होता है, ओके। लेफ्ट एड्रीनलेक्टमी किया था, कौन सा स्ट्रक्चर रिलेटेड नहीं होता, इंफीरियर वेना कैवा नहीं होता, क्योंकि वो राइट साइड पे या मिड लाइन पे देखने को मिल सकता होता है। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, ओके, की है, ओके। तो सर्जन ने वो लिम्फ नोड निकाला जो कि ट्यूमर के काफी ज्यादा करीब पड़ा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो प्रोस्टेट की जो शीथ होती है वो प्री वेजिकल फेशिया से क्लोज आ जाती होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पेंटालोन हर्निया, पेंटालोन हर्निया इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से स्ट्रैडल कर जाता होता है। और लास्ट है हमारा ड्यूरिंग गैस्ट्रिक आर्टरी, ओके। तो जो राइट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक होती है, राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक ग्रेटर कर्वेचर पे देखने को मिलती होती है, क्लियर। S1 के जो एमसीक्यू है बहुत फैक्चुअल है, इतने वन लाइनर्स हैं कि अगर आप ये ऑप्शन भी हो ना कि आप इंसान नहीं हो तो आप ने वो लगा के आ जाना है, सही हो गया। मतलब लॉजिक ना भी बने आंसर बन सकता है उसका। स्ट्रक्चर्स प्रिजर्व्ड इन मास्टेक्टमी, तो मास्टेक्टमी में एक्सिलरी वेन, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व और थ्रैकोडोर्सल नर्व को आपने बचाना होता है। 85% ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सिलरी लिम्फ नोड में देखने को मिलती है। थायराइडेक्टमी में आपने रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व को बचाना होता है। डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सेपरेट करता होता है। थायराइडेक्टमी में आपने 1 सेकंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व को बचाना होता है। क्रीमास्टिक नर्व को सप्लाई करता है जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटो फीमोरल नर्व। ये स्पर्मेटिक कोर्ड इलियो इंग्वाना
इंग्वानल नर्व, ये कहाँ होती है, इंग्वानल कैनाल के अंदर। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का जो एंगल होता है एओर्टा के साथ, ओके, नॉर्मल कितना होता है 40 से लेकर 60 होता है, लेकिन अगर ये 25 से कम हो जाए तो ये पैथोलॉजिकल देखने को मिलता होता है और इसकी वजह से नट क्रैकर सिंड्रोम हो जाएगा। कंटेंट्स ऑफ कैलर ट्रायंगल, सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक लिम्फ नोड और राइट हेपेटिक आर्टरी होता है। कॉज ऑफ हॉर्सनेस आफ्टर थायरॉइडेक्टमी, वंस अगेन रिकरेंट लारिंजियल नर्व आ जाएगा। जो डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया होता है, इसमें जो मैश होता है वो कॉन्जॉइंट टेंडन और इंग्वानल लिगामेंट के दरमियान में प्लेस किया जाता होता है। ओके, स्ट्रक्चर्स प्रिजर्व ड्यूरिंग द थायरॉइडेक्टमी, तो वो रिकरेंट लारिंजियल नर्व होती है, डैमेज किया की वजह से हॉर्सनेस देखने को मिलती है और ब्रेस्ट कैंसर में एक्सिलरी लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्जरी अंडर टिश्यू रिपेयर। तो स्टार्ट करते हैं प्री ऑप इवैल्यूएशन। तो एक डायबिटिक फीमेल है जिसको लैक्टेटिंग ब्रेस्ट एब्सेस हो गया है, तो क्या प्री ऑप प्रिपरेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट है, ये ना भी लिखो खैर है, सबसे लास्ट में लिख सकते हो। क्लियर, आपने बी फर्स्ट ऑन द लिस्ट, यानी डायबिटीज वाले पेशेंट को सबसे ऊपर रखना होता है प्रायोरिटी के अंदर। सबसे पहले आपने उसको ठीक करना होता है। आपने क्या करना है, उसकी मॉर्निंग डोज को स्किप कर देना है, ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करनी है 1 से लेकर 2 घंटे तक, और आईवी कैनुला देना विद अ स्लो इन्फ्यूजन ऑफ डेक्स्ट्रोसलाइन, और फिर आपने सैंपल को भेजना है कल्चर सेंसिटिविटी के लिए। इसके बाद क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे, ब्रेस्ट एब्सेस में सीबीसी करा लोगे, टीएलसी या डीएलसी करा लोगे, मिल्क की या पस की एस्पिरेशन कर लोगे फॉर कल्चर सेंसिटिविटी, और अल्ट्रासाउंड करा लोगे जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होता है। ट्रीटमेंट फॉर लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस, अगर मास्टाइटिस है तो एंटीबायोटिक दे दोगे, फ्लूक्लोक्सासिलिन, कोअमोक्सिक्लिफ, क्योंकि स्टेफ ऑरियस की वजह से होता है। एडिक्वेट सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, लोकल हीट और एनाल्जेसिया अप्लाई करोगे। अगर एब्सेस बन गया है तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन करोगे, इंसी एंड ड्रेनेज करोगे। और जो पोस्ट ऑप केयर होता है, अपने ग्लाइसेमिक कंट्रोल का मेंटेन करना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने एंटीबायोटिक आपने देनी होती है। ओके, ठीक है, इसका मैंने निमोनिक बताया था GADD, ओके, या GAD से रट्टा मार सकते हो। ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, एंटीबायोटिक दिया, वूंड की केयर और वूंड की डिब्राइडमेंट आपने करनी होती है। इसके बाद है कि पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ वाल्व रिप्लेसमेंट पेशेंट है, जो भी वाल्व जिसके वाल्व रिप्लेस हो चुके हैं उसमें आपने 5 दिन पहले वार्फरिन को छुड़वाना होता है। APTT को आपने 1.5 तक रखना होता है। अगर 1.5 से ये बढ़ गया या ज़्यादा हो गया, कम हो गया तो मसला हो सकता है। अगर ये कम हो गया 1.5 से, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका क्लॉटिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, या फिर अगर ज़्यादा हो गया तो उसका मतलब है ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर कम हो गया तो थ्रोम्बस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन शॉर्ट, अगर 1.5 से कम हो गया तो आपने अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देना होता है, ओके, और फिर आपने इसको 2 घंटे पहले छोड़ देना होता है। अगर 1.5 से INR बढ़ गया तो आपने विटामिन K देना होता है, और आपने वारफरिन और हेपरिन को 24 घंटों के बाद कंटिन्यू करना होता है। क्लियर, और फिर आपने हेपरिन को स्टॉप कर देना है जब तक कि वारफरिन का फुल इफेक्ट नहीं आ जाता, जो कि 5 दिन तक होता है। इसके बाद प्री ऑप इवैल्यूएशन फॉर लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी, जब कोई भी लैप्रोस्कोपी सर्जरी करनी है तो आपने कार्डिक और रेस्पिरेटरी सिस्टम को फिट बनाना होता है। कार्डिक एरिथमिया को, एम्फीसीमा को देखोगे, प्रीवियस सर्जरी का कोई स्कार या डीएन तो नहीं था, बॉडी हैबिटेस को देखोगे, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ओके, थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस करा लोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है बेस लाइन्स करा लोगे, CBC, RFT, LFT, ब्लड ग्लूकोज, HbA1c और इन्फॉर्म कंसेंट कर लोगे। अब इसके बाद है निमोपेडिटोरियम जो क्रिएट करते हैं लैप्रोस्कोपी में फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ विसरा। तो 2 मेथड से करते होते हैं, ओके, वो एक है क्लोज मेथड, एक है ओपन मेथड। जो क्लोज मेथड होता है वो वेरिस नीडल से करते हैं, जो ओपन मेथड होता है वो मॉडिफाइड हैसन अप्रोच से करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज गैस इज CO2 होता है। क्यों? क्योंकि सस्ती होती है, रेडिली अवेलेबल होती है, कंबशन को सप्रेस करती होती है, इजिली एब्जॉर्बेबल होती है और रेस्पिरेशन से रिलीज हो जाती है। और जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है ना, ओके, आपने मेंटेन करना है 12 से लेकर 15 का। क्या इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ड्यूरिंग ऑपरेशन? जहां से आपने पोर्ट्स क्रिएट किया वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, गलती से गॉल ब्लैडर को परफोरेट कर दिया, या CBT को उड़ा दिया आपने, या CO2 की रिटेंशन हो गया, या आपके जो मेजर वेसल्स है अयोर्टा, इंफीरियर वेना कैवा, वो डैमेज हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक फीमेल है जिसको मैलनरिशमेंट और एनीमिया है, तो उसके सर्जन ने उसकी सर्जरी पोस्टपोन कर दिया है। क्लियर, मैलनरिशमेंट और एनीमिया की वजह से। तो ओके, अब कैसे इस प्रॉब्लम को देखना है? मैलनरिशमेंट को देखने के लिए BMI वगैरह देखते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखने के लिए मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है, अभी न्यूट्रिशन वाला चैप्टर आता है वहां पे मैं सारा एक्सप्लेन करता हूं, और बेस लाइन्स करा दोगे, CBC, RFT, LFT, कोआगुलेशन प्रोफाइल। और पेशेंट को कहना है कि आप रोटी खाओ, बैलेंस डाइट, बेड रेस्ट करो, विटामिन मिनरल्स दो, और वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करो। क्यों वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करें? क्योंकि उसको रिड्यूसेबल स्वेलिंग थी, प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन था, कहीं सीजनल हर्निया ना हो जाए। क्लियर। इसके बाद वुंड की कॉम्प्लिकेशन पे आ जाते हैं। व्हाट इज वुंड डिसेंस? पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होता है, वुंड की तमाम लेयर्स की डिस्ट्रप्शन देखने को मिलती होती है, और जो वुंड डिसेंस होता है ये 5वें से लेकर 8वें दिन पर देखने को मिलता है। ओके, और इसके जो फर्स्ट साइन होता है वो सीरस या सीरोसैंगस डिस्चार्ज होता है, वो 5वें से लेकर 8वें दिन पर देखने को मिलता होता है। तो वुंड डिसेंस क्या होता है? वुंड का खुल जाना या इवेसिलेशन भी करा सकता होता है। व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि वुंड डिसेंस करवाते हैं? लोकल और सिस्टमिक है।
ओके तो जो सिस्टमिक फैक्टर होते हैं ये तो आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। मेल नरिशमेंट है, डायबिटीज़ है, स्टीरॉइड इस्तेमाल कर रहा है, इम्यूनोसप्रेसिव है, कैंसर है, ठीक हो गया, रीनल फेलियर, ओबेसिटी आ जाएगा। लोकल फैक्टर जो कि वुंड से रिलेटेड होते हैं, या तो पहले उसने वुंड को सही से क्लोज नहीं किया था, इनएडिक्वेट या पूरा क्लोजर ऑफ वुंड है, या फिर वुंड की हीलिंग सही से नहीं हुई इन्फेक्शन की वजह से, या फिर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा था, लाइक सीओपीडी तक खांस खांस के उसने वुंड को खोल दिया। पोस्ट लेप्रोटमी स्विचर मटीरियल, ओके, कौन सा इस्तेमाल करते हैं? प्रोलीन वाला। जो प्रोलीन वाला ना कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वैस्कुलर रिपेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। लेकिन और एब्डोमन की वाल के लिए, जबकि जीआईटी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? विक्राइल वाला। व्हाट इज द रेशनल ऑफ यूजिंग प्रोलीन? प्रोलीन की यूज कर रहे हैं निमोनिक या टिन्स, ओके। टी से टेंसाइल स्ट्रेंथ है, आई से क्या होता है कि ये इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर होता है, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्विचर होता है, ओके, क्लियर, स्ट्रॉन्ग स्विचर, क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है अभी भी, और उसको सर्जरी के बाद बुखार शुकार हो गया, तो पोस्ट ऑपरेटिव फीवर के क्या डिफरेंशियल देखने को मिलते हैं? अगर पहले दिन पे हुआ तो आपने एंटीरेक्टिस को रखना होता है। इसके अलावा और क्या डिफरेंशियल आपको देखने को मिल सकते हैं? यूटीआई की वजह से हो सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता होता है, ओके। इसके अलावा सेप्टिसीमिया, लीकेज ऑफ एनास्टोमोसिस, इसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है एटीएलएस, ओके। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम, ये क्या है? पहला, ब्लीडिंग वुंड है लेफ्ट थाई पे, पेशेंट कॉन्शियस है, ओके, यानी वुंड की मैनेजमेंट है। डिस्क्राइब द 4 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, अभी बहुत ज्यादा जनरल सवाल है। डिस्क्राइब द 4 स्टेप ऑफ, अच्छा, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप एट द रिसेप्शन, ठीक हो गया। अब देखो उसकी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को रोकेगी बाय द एप्लीकेशन ऑफ पैक्स, ओके। ब्लीडिंग को रोकने के लिए दो ही मेथड है, या तो प्रेशर लगाओ या टॉर्निकेट अप्लाई करो, ओके। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले आपने एटीएलएस गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे और डेफिनेटिव केयर अप्लाई करते होते हैं। नंबर 2, आपने आईवी लाइन लगानी है और फ्लूइड देने होते हैं। नंबर 3, वाइटल्स को मेंटेन करना होता है। नंबर 4, ब्लड की ग्रुपिंग या ट्रांसफ्यूजन आपने करनी होती है। और अगर पेशेंट क्या होगा, हिमोडायनेमिकली स्टेबल हो गया, तो फाइनल ट्रीटमेंट क्या होगा? फाइनल ट्रीटमेंट वुंड की मैनेजमेंट होती है, और वुंड की मैनेजमेंट में क्या क्या स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं? वैसे ये वाला सवाल ना, आई थिंक मैं बुक से देख लूँ, एक कोई जगह पे भी आएगा, लाइक सर्जिकल साइट इन्फेक्शन वाले पर, या फिर स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू वाली जगह पर, ओके। अगर वहाँ पर आ जाता है तो अच्छा, हाँ, वहाँ पे भी आ जाएगा। अच्छा, वहाँ पे जो स्टेप्स मैंने बताए थे ना, वहाँ पे वुंड की क्लींजिंग है, ओके। इसके अलावा वुंड की क्लींजिंग और केयरफुल टिश्यू हैंडलिंग होती है। कोई भी किसी भी तरह का वुंड आ जाए तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। निमोनिया का CDRS, ओके। 2 C है, 2 D है, 2 R है, 2 S है। एक C से क्लींजिंग और केयरफुल टिश्यू हैंडलिंग है, 2 D है। डायग्नोसिस एंड डिब्राइडमेंट है, 2 R है। रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट है, 2 S है। स्किन कवर और स्किन की क्लोजर है, CDRS होता है, क्लियर। तो ये आपने लिख देना है, ठीक हो गया। बाकी इतना ज़्यादा बुलेट्स वगैरह लगी हुई है उसको निकाल देना। अगर किसी पेशेंट को ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा होता है तो स्प्लीन डैमेज होती है। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है तो लीवर या स्टोमक उड़ जाएगा। गन शॉट इंजरी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओके। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में डैमेज होता है? वो जुजिनाम होता है, ओके। सीट बेल्ट इंजरी में मिजेंटेरी का टेयर होता है। अगर किसी को ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा है, पेशेंट स्टेबल है, तो आपने क्या करना होता है? कंट्रास्ट इनहार सीटी स्कैन है। अगर अनस्टेबल पेशेंट है, फास्ट कराना होता है। फास्ट पॉजिटिव आ गया तो एक्सप्लोरेटिव लैप्रोटमी आपने करनी होती है। इसके बाद पेशेंट की क्या मैनेजमेंट होती है? ओके, पेशेंट को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो यानी ट्रॉमा वाले पेशेंट की क्या मैनेजमेंट होती है? ट्रॉमा वाले पेशेंट में आपने प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे करना होता है एटीएलएस गाइडलाइंस के मुताबिक। सबसे पहले छोटा सी होता है कंट्रोल ऑफ मैसिव एक्सटर्नल हैमरेज। ए से एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल है। बी से ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन है। सी से सर्कुलेशन एंड हैमरेज प्रोटोकॉल है। डी से डिसेबिलिटी है, और ई से एक्सपोजर होता है, जिसमें मजीद इंजरीज वगैरह को देखते होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी सर्वे है। सेकेंडरी सर्वे में हेड टू टो एग्जामिनेशन करते होते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री में एम्पल निमोनिक होता है। तो जो एम्पल होता है उसमें एलर्जी, मेडिकल कंडीशन, पास्ट हिस्ट्री है, लास्ट मील है, और कोई इवेंट जिसकी वजह से ट्रॉमा आपको देखने को मिला है। सेकेंडरी सर्वे में हेड टू टो एग्जामिनेशन आ जाता है, लाइक हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, रीअसेसमेंट ऑफ वाइटल्स आ जाते हैं। डेफिनेटिव केयर में आपने रिस्पेक्टिव वार्ड में भेजना है, टेटनस टॉक्साइड और इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने हैं, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक है, और डिसेबिलिटी को मैनेज करना होता है उसके हिसाब से। इसके बाद प्री हॉस्पिटल लाइफ सेविंग प्रोसीजर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें क्या होगा? ब्लीडिंग हो रही है तो प्रेशर अप्लाई कर दोगे, एयरवे कराओगे, इमोबिलाइजेशन और सर्वाइकल स्पाइन है, एयरवे को सिक्योर करोगे, और टाइमली एक्सेस टू द हॉस्पिटल है। इसके बाद जो डेथ की ट्राई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 3 तरह की डेथ होती है, इमीडिएट, अर्ली, लेट होता है। जो इमीडिएट डेथ होती है मैसिव हेड इंजरी या ब्लीडिंग की वजह से होती है। अर्ली डेथ फेलियर ऑफ ऑक्सीजनेशन की वजह से होती है। जो लेट डेथ होती है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या सेप्सिस की वजह से देखने को मिलती है। इसके बाद है एडजंक्ट्स टू द प्राइमरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे में क्या क्या चीजें ऐड करते होते हैं? निमोनिया, BUPE, ओके। बी से क्या होता है? ब्लड प्रेशर। यू से आप यूरिया एंड यूरिन एंड गैस्ट्रिक कैथीटर है। पी से पल्स वगैरह आ जाती है। ई से आपको क्या जाता होता है? ओके, ई से भी ECG आ जाती है मेरे ख्याल से, ECG और पल्स ऑक्सीमेट्री, वेंटिलेटर रेट, या ऐसे भी रट्टा मार सकते हो। अपने वाइटल्स को देखना होता है, लाइक पल्स वगैरह को, ECG की मॉनिटरिंग करनी है, ब्लड प्रेशर देखना होता है, वेंटिलेटर रेट है, यूरिनरी या गैस्ट्रिक कैथीटर आपने इस्तेमाल करने होते हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी सर्वे होता है, प्राइमरी सर्वे इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। वो कौन सी होती है वो अगले सफ़े पे आ जाएगा। क्या क्या होता है? एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ मैसिव एक्सटर्नल हैमरेज, एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल है, ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर आ जाता होता है।
ओके। ट्रॉमा वाले पेशेंट में जो सी पार्ट होता है सर्कुलेशन वाला, उसमें एक स्कैन करते होते हैं। दिस इज कॉल्ड फास्ट स्कैन फोकस असेसमेंट विद अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ ट्रॉमा। इन शॉर्ट ये इमरजेंसी वाला अल्ट्रासाउंड होता है, चेक करने के लिए कि हमारी बॉडी में कहीं अंदर तो ब्लीडिंग तो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कोई ब्लीडिंग पेरिटोनियल कैविटी में या पेरिकार्डियल कैविटी में तो नहीं है, और क्विकली एसेस करना कि इसकी सर्जरी होनी है या नहीं होनी। लेकिन क्या लिमिटेशन होती है फास्ट की, चूंकि अल्ट्रासाउंड है तो ये बोवल गैस की वजह से फ्लूइड नजर नहीं आ सकता होता। नंबर 2, अगर सर्जिकल एम्फीसीमा तब भी नजर नहीं आएगा। नंबर 3, अगर ऑर्गेनाइज हीमाटोमा तो उसको देखना बड़ा मुश्किल होता है। अब इसके बाद ट्रायज क्या होता है, ट्रायज में पेशेंट की सॉर्टिंग करते हैं, उनको क्या चाहिए, देयर नीड्स फॉर ट्रीटमेंट, और हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, रेड येलो ग्रीन होता है। रेड में इमीडिएट नीड होता है, ओके, येलो में अर्जेंट नीड होता है, और जो ग्रीन वाले में नॉन अर्जेंट होता है, एम्बुलेटरी पेशेंट होता है। रेड वाले में ना आपने ट्रीटमेंट को बहुत जल्दी देना है, ओके, लाइक टेंशन न्यूमोथोरैक्स या कार्डिक टेम्पोरेंट है। येलो वाले में क्या होता है, अर्जेंट नीड होती है, आपने कुछ घंटों में देना है। फॉर एग्जांपल ओपन न्यूमोथोरैक्स या फीमर का फ्रैक्चर है, जी से आपके कौन से होते हैं, ग्रीन वाले होते हैं, ओके, नॉन अर्जेंट होता है, एम्बुलेटरी पेशेंट होता है। और लास्ट में आपका कौन सा होता है, ब्लैक वाले ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। क्लियर। इसके बाद ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है ट्राई के अंदर। वन सेकंड, प्राइमरी सर्वे या सेकेंडरी सर्वे और डेफिनेटिव केयर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में सडन ऑनसेट होता है, यूनिलैटरल प्लूरैटिक चेस्ट पेन का होता है, ब्रेथलेसनेस होती है, हाइपर रेजोनेंट परकशन आउट होता है, ब्रेथ साउंड कम हो जाती है, ट्रैकिया और मीडियस नियम की शिफ्टिंग होती है टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। दिस इज द टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है। क्लियर। अब इसमें क्या करा लोगे, यूजुअली वैसे चेस्ट एक्सरे की जरूरत नहीं होती, लेकिन करवा लो तो अच्छी बात है। इमीडिएट ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, थोरैकोसेंटेसिस या नीडल डीकंप्रेशन करते हैं सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, ओके, मिड क्लैविकुलर लाइन के अंदर। डेफिनेटली ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, इंट्राथोरैसिक ट्यूब या चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर। ठीक हो गया। और अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करा तो आपने थेराकोटमी वगैरह करनी होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये वाला हो जाएगा। ओके, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स का क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे, स्टैंडर्ड इरेक्ट चेस्ट एक्सरे इंटा एक्सपायरेशन और CT स्कैन करा लोगे। ओके, चेस्ट ट्रॉमा में डेडली डजन, ओके, 6 आपके इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और 6 आपके पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। जो इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं उसके लिए प्राइमरी सर्वे करना है, और जो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं उसके लिए सेकेंडरी सर्वे करना है। जो इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं उसमें निमोनिक है, फैट कोम, F से फ्लेल चेस्ट, और ए से क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, T से टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है, C से कार्डिक टेम्पोरेंट है, O से ओपन न्यूमोथोरैक्स होता है, और M से मैसिव हीमोथोरैक्स होता है। और सेकेंडरी सर्वे ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग के लिए करते हैं। निमोनिक है, प्री ATM, P से पल्मोनरी कंटिजेंट, R से रप्चर ऑफ इसोफेगस, नहीं, रप्चर ऑफ डायफ्राम, E से इसोफेजियल इंजरी है, A से एओर्टिक इंजरी है, T से ट्रैकियोब्रोंकियल, और आपको M से क्या देखने को मिलता है, मायोकार्डियल कॉन्टिजन है। और सेकेंडरी सर्वे में जो मोस्ट कॉमन इंजरी मिस हो जाती है वो रप्चर और डायफ्राम होता है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद ब्रेन इंजरी है। ब्रेन इंजरी में आप सबसे पहले नॉन कंट्रास्ट CT स्कैन करते हैं। 1 घंटे में क्या इंडिकेशन है, 8 घंटों में क्या इंडिकेशन होती है। 1 घंटे में आपने कब कराना होता है, अगर GCS 15 से कम है 2 घंटों में, या GCS 13 से कम है, या किसी को फ्रैक्चर है, क्या पता वो फ्रैक्चर ओपन और डिप्रेस्ड हो, या बेजल का फ्रैक्चर हो, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, वॉमिटिंग या सीजर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर 8 घंटे है तो इस केस में आपने CT स्कैन करना है। निमोनिक है, कार्ड, CARD, C से कोगुलोपैथी, A से एज 65 से ऊपर है, R से रेट्रोग्रेड एमनीजिया, और D से डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। फॉर एग्जांपल कहीं ऊपर हाइट से गिर गया। अब ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा की मैनेजमेंट होती है। सबसे पहले ICP को कम कर देते होते हैं। कैसे कम करेंगे, बार्बिचुरेट कोमा से, मैनिटोल से, फिर असीमैट दे दोगे। वैसे एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में मैनिटोल इतनी खास इस्तेमाल नहीं करते होते। ओके, इसके अलावा थेरापेटिक हाइपोथर्मिया कर देते होते हैं, बेड को एलिवेट कर देते होते हैं। बस ये रट्टा मार लेना। जो इमीडिएट सर्जरी होती है वो कौन सी होती है, ओपन क्रेनियोटमी या बरहोल सर्जरी करते होते हैं। अब GCS है, GCS में आई कंपोनेंट होता है, वर्बल कंपोनेंट होता है, मोटर रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पे मोटर का पूछा हुआ है तो 6 कब लेवल करेंगे, जब कमांड को ओबे करेगा। अगर लोकलाइज करेगा टू द पेन तो वो 5 होता है, विड्रा करेगा 4 होता है, एब्डोमिनल फ्लेक्शन 3 है, एब्डोमिनल एक्सटेंशन 2 है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं है वो 1 आ जाएगा। इसके बाद लंबर डिस्क हर्निएशन होता है। इसमें लंबर पेन बैक में, बटक्स में, थाई में, काफ में रेडिएट करता है, वाल्सल्वा मैनूवर से बढ़ जाता होता है। एंकल की डोर्सिफ्लेक्शन या प्लांटर फ्लेक्शन वीक होती है, डोर्सिफ्लेक्शन L5 की वजह से, प्लांटर फ्लेक्शन S1 की वजह से होती है। बायलैटरल शैटिका पेन होता है, स्फिंक्टर की डिस्टर्बेंस होती है। हिस्ट्री ये मिलती है कि कोई वजन उठा लिया उसने, तो लंबर डिस्क हर्निएशन होता है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन MRI स्पाइन कर लोगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, बेड रेस्ट दोगे, एनाल्जेसिया दे दोगे, लोकल हीट एप्लीकेशन दे दोगे, ट्रैक्शन या सप्लीमेंट सप्लाई कर दोगे, स्टीरॉयड के इंजेक्शन दे दोगे, और सर्जरी करोगे। सर्जिकल डीकंप्रेशन है जिसमें पार्शियल लेमिनेक्टमी और माइक्रो डिसेक्टमी है, और आहिस्ता आहिस्ता फिजियोथेरेपी करा लोगे। अब MCQ वगैरह स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे देखना पड़ेगा ये MCQ पूरे भी हैं या कोई मिसिंग है, जिस तरह कोई प्रीवियस सफ़ा में मिसिंग था। ओके, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते एक पेशेंट है जिसकी लैप्रोटमी हुई है थ्रू द मिड लाइन इंसिजन, और वुंड की डिस्टेंस हो गई है 1 सेंटीमीटर, डिहिसेंस ऑफ एब्डोमिनल फेशिया हो चुका है। तो अब क्या करोगे, ओके, अगर पेशेंट की इविसिनेशन हो जाती है ना तो आपने इमीडिएटली सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करना होता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, प्लेसमेंट ऑफ एब्डोमिनल बाइंडर, ताकि मजीद इविसिनेशन वगैरह आपको ना देखने को मिले। इसके बाद जो वुंड की कॉन्ट्रैक्शन होती है ये मायोफाइब्रोब्लास्ट की वजह से देखने को मिलती है। मायोफाइब्रोब्लास्ट ऐसे फाइब्रोब्लास्ट जिनमें एक्टिन मायोफिलामेंट आपको देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट एक पेशेंट है, ओके, जिसको ग्लास डोर वगैरह
लग गया, ओके 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, टाइडी वुंड है 5 सेंटीमीटर का, वुंड का गैप 2 सेंटीमीटर का, और अल्नर नर्व की भी इंजरी है, ओके। तो आपने क्या करना है, हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन है। जो टाइडी वुंड होते हैं इसके लिए आपने हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन करना होता है, प्राइमरी स्विचिंग आपने करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट को स्टैब वुंड लग गया चेस्ट पे, ओके, तो रिससिटेशन कौन सी वेन के थ्रू करते होते हैं, ओके। तो रिससिटेशन आप कैसे करोगे, आप इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू करोगे, लार्ज बोर आईवी लाइन वगैरह लगा दोगे। यहाँ पे सीवीपी लगाया हुआ, सीवीपी वैसा होता है इंटरनल जुगुलर, वो तो अब न्यूट्रिशन वगैरह को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेनली न्यूट्रिशन आईवी फ्लूइड्स देने के लिए 2 लार्ज बोर आईवी लाइन लगा दोगे। कहाँ पे लगा दोगे आप, पेरिफेरल वेन्स के अंदर, लाइक सैफलिक वेन या बेसिलिक वेन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक पेशेंट इमरजेंसी रूम में आया है, डिस्निया है, रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा है, ओके, ब्रेथ साउंड कम हो गया राइट साइड पे, डेट मीन्स उसको निमोथोरैक्स है, तो आपने अर्जेंट डिकम्प्रेशन करना है, नीडल डिकम्प्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, थोरैकोसेंटेसिस कहते होते हैं। ओके अब जीसीएस कैलकुलेट करना है, ओपन आइज को ओपन करा टू द पेनफुल स्टिमुलस, दैट मीन से 2 आ जाएगा, वर्बल रिस्पांस कंफ्यूज्ड है तो ये 3 आ जाएगा, मोटर रिस्पांस फ्लेक्शन टू द पेन है, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, मोटर रिस्पांस फ्लेक्शन टू द पेन, ओके। तो जो एबनॉर्मल फ्लेक्शन होती है 3 आ जाएगा, ओके, 3 आ जाएगा, एक मिनट, वर्बल रिस्पांस कंफ्यूज्ड है, नहीं जो कंफ्यूज होता है उसके 4 नंबर होते हैं, क्लियर, सही हो गया। वेल ओरिएंटेड के 5 होते हैं, कंफ्यूज के 4 होते हैं, इनअप्रोप्रिएट के 3 होते हैं, और इनकम्प्रेहेंसिबल साउंड के 2 होते हैं, और कोई साउंड नहीं आ रही तो 1 होता है। तो आई थिंक इसका बेस्ट ऑप्शन 9 आएगा, और एक ये रिपीट हो रहा है एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 7 वगैरह आ जाते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि चेस्ट वगैरह की इंजरी हो चुकी है, इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग मैंने बताया था डेडली डजन में, फैट कॉम, फ्लेयर चेस्ट, एयोटिक एयरवे इंजरी है, क्लियर, टेंशन नीमोथोरैक्स है, कार्डिक टेम्पोराट, ओपन नीमोथोरैक्स और मैसिव आ जाएगा। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, टेंशन नीमोथोरैक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आ जाते हैं, ओके। तो जो इंचार्ज ट्रॉमा टीम का मेन काम क्या होता है, ट्राइएज परफॉर्म करना, रेड, येलो, ग्रीन या ब्लैक बैंड्स अप्लाई कर देना। इसके बाद ब्लास्ट इंजरी हुई है, उसके नॉर्मल वाइटल साइंस है, फुली कॉन्शियस है, अलर्ट है, ओके, लेकिन सही से रिस्पॉन्ड नहीं करा आपके क्वेश्चन में। अब इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है। ब्लास्ट की वजह से जो मोस्ट कॉमन जो आपको डैमेज देखने को मिलता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का डैमेज देखने को मिलता होता है। ब्लास्ट इंजरी में कौन सा डैमेज होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का डैमेज आपको देखने को मिलता होता है, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मोस्ट कॉमनली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का डैमेज है, लेकिन इसने कहा है कि वो एक्सीडेंट की वजह से खौफजदा हो गया। अब ये भी ऑप्शन बन सकता होता है, अब किसकी वेटेज ज़्यादा है वो आप पे डिपेंड है। आगे, अ कार ड्राइवर ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, ओके, उसको सीट बेल्ट इंजरी हो चुकी है, तो सीट बेल्ट इंजरी की वजह से क्या नहीं हो सकता, स्किन की लैसरेशन कम होता है, और सीट बेल्ट इंजरी की वजह से मिजेंट्री का टेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, बुलेट की इंजरी हो चुकी है, इमरजेंसी के अंदर आया, तो व्हाट आर द अर्जेंट एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ अर्जेंट थ्रैकोटमी। तो जो अर्जेंट थ्रैकोटमी होता है अयोर्टा की इंजरी में करते हैं, कैसे पता लगेगा अयोर्टा की इंजरी है, प्रोग्रेसिव वाइडनिंग ऑफ मीडियस स्टीनम है। इसके अलावा अगर किसी को हीमोथोरैक्स है, 1500 से ज़्यादा ब्लड आ गया, 200 से लेकर 300 आ गया, 3 से लेकर 4 घंटों में, उस केस में करते होते हैं, ओके। एक पेशेंट है जिसको स्टैब वुंड लग गया ऑन द जोन 3 ऑफ द नेक होता है, ओके, जोन 3 ऑफ द नेक। अब ये जोन्स वाला ये भी हमारा उसमें सिस्टमिक में नहीं आता होता, मुझे अब ये थोड़ा बहुत ओपन करना पड़ेगा नेक के जोन्स वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये सिस्टमिक में आता है, लेकिन इन्होंने सवाल यहाँ से डाल दिया है, ओके। अच्छा, नेक के 3 जोन्स होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जो जोन 1 होता है सुप्रास्टर्नल नॉर्थ से क्रिक्वाइड कार्टिलेज तक होता है, और इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। जबकि जो जोन 2 होता है, ओके, जोन 2 ये क्रिक्वाइड कार्टिलेज से लेकर एंगुलर मैंडिबल तक होता है, और जो जोन 3 होता है एंगुलर मैंडिबल से लेकर बेस ऑफ स्कल वाला होता है। अब इसको इंजरी कौन से जोन पे हुई है, जोन 3 में देखने को मिली है, क्रिक्वाइड कार्टिलेज, ये क्या, जोन 3 इज द एरिया बिटवीन द क्रिक्वाइड कार्टिलेज एंड द क्लेविकल, या इसके दरमियान में होता है, क्रिक्वाइड कार्टिलेज और क्लेविकल के दरमियान में, तो वो तो जोन 1 होता है। अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन वगैरह हो रही है, ओके। और पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक है, ओके, इस एमसीक्यू को मैं देखूंगा या तो उसने स्टेटमेंट में खराब कर दिया या फिर इसको खराब करवागा। मेनली इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन, लेकिन जोन 3 में सर्जिकल एक्सप्लोरेशन इतनी खास करते नहीं है, सिटी एंजियोग्राफी या लेरेंजियोस्कोपी करते होते हैं, ओके, सी आई थिंक सिटी एंजियोग्राफी, लेकिन इसने जोन 1 को पता नहीं कैसे डिफाइन किया हुआ है, ओके। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है इस वाले एरिया के अंदर, ओके। चलो आगे चलते होते हैं, 30 ईयर ओल्ड फिट एंड हेल्दी पर्सन है, उसको लैप्रोटमी वगैरह हो गया, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्यूचर टिश्यू, ओके। जो स्यूचर टिश्यू होते हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 4 वीक में आ जाती है, ओके, और जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं वो 2 साल में वगैरह उनकी आ जाती होती है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आ जाती है, ब्लंट ट्रॉमा टू द एब्डोमेन है, हीमोपेरिटोनियम हो गया, हीमोपेरिटोनियम क्यों हो गया, ओके, स्प्लीन रप्चर हो चुकी है, ओके, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा की वजह से स्प्लीन का रप्चर आपको देखने को मिलता होता है। यंग मेल ऑफ 30 जिसको ब्लंट ट्रॉमा है टू द लोअर चेस्ट है, तो डेडली डजन में जो मिस हो सकता है वो डायफ्राम की इंजरी होती है। इसके बाद ट्राइएज है, ट्राइएज में आपने उन पेशेंट को एडमिट करना जो कि क्रिटिकली इल होते हैं लेकिन सर्वाइव कर सकते होते हैं, ओके। पेशेंट को आपने सॉर्ट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड फॉर ट्रीटमेंट, और हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, ओके। इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ टेंशन हीमोथोरैक्स, तो आपने थोरैकोसेंटेसिस सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में करना होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर किसी का डिफिकल्ट एयरवे है तो डिफिकल्ट एयरवे में आपने क्या करना होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड, ओके, क्या होती है,
डिफिकल्ट एयरवे लाइक एंडोट्रैकियल ट्यूब भी सही इंसर्ट नहीं हुई तो फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स तो पहले नीडल डिकम्प्रेशन या फिर थैलेकोटमी करनी है। इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ परफोरेशन है। ओके, तो चेस्ट एक्सरे इरेक्ट पोस्चर जिसमें नीमोपेरिटोनियम मिलता है। लेप्रोटमी से पहले पेशेंट का क्या करते हैं, इमरजेंसी में रिससिटेशन करते हैं विद आईवी फ्लूइड है। इलेक्ट्रिक शॉक है, हिमाचुरिया। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से स्केलेटल मसल, कार्डिक और रीनल सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। ओके, एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा। इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ट्रॉमा तो आपने एटीएलएस को फॉलो करना होता है, एयरवे को अपने क्लियर करना होता है। मैनेजमेंट इन केस ऑफ हार्ट फेलियर ड्यूरिंग लेप्रोटमी तो लेप्रोटमी में अगर हार्ट फेल हो गया तो आपने सर्जरी को डिले कर देना है, पहले इसको रिससिटेट करना होता है। मैनेजमेंट इन केस ऑफ ब्लास्ट इंजरी है तो आपने ट्राइज के हिसाब से मैनेज करना होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की डैमेज हो सकता होता है। उनके पोस्ट ऑपरेटिव है ड्यू टू केस ऑफ हेमोराइड है। ओके, और तो हेमोराइड की वजह से ब्लीडिंग क्यों होती है, ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन है। विंगिंग स्कैपुला लॉन्ग थ्रेसिक नर्व की इंजरी हो चुकी है, कैसे हो सकती है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी की वजह से। वुंड्स और मीडियल थाई पे ऑब्चुलेटर आर्टरी होता है और ब्लीडिंग काफी ज्यादा होती है तो आपने टॉर्निकेट अप्लाई करना होता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। ओके, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है और अगर वुंड काफी ज्यादा अनटाइडी है तो गंदे हो चुके हैं तो सेकेंडरी स्विचिंग करनी होती है। लेफ्ट साइडेड डिकम्प्रेशन ऑफ चेस्ट है। ओके, अब स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट स्टेटमेंट है। सीटी चेस्ट जब ऑब्टेन करती है तो पेशेंट रिससिटेट हो चुका होता है, स्टेबल हो चुका होता है। ओके, डिकम्प्रेशन ऑफ द चेस्ट कोई लिंक नहीं बन रहा। विंगिंग ऑफ स्कैपुला लॉन्ग थ्रेसिक नर्व के डैमेज होने की वजह से होता है। इनिशियल मैनेजमेंट आफ्टर आरटीए तो आरटीए के बाद आपने क्या मैनेजमेंट करनी है, टेटनस टॉक्साइड के इंजेक्शन वगैरह दे सकते होते हैं। ओके, थ्रोट कट डाउन बाय द स्ट्रिंग है। ओके, ठीक हो गया। पल्स 120 है और बीपी नॉर्मल है। ओके, अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है दैट मीन्स ये वैसे ये वाला फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स में था, ठीक हो गया। गर्दन कटी गई है, पल्स ज़्यादा हो गया लेकिन बीपी नॉर्मल है। बीपी नॉर्मल होने का मतलब है कि ये क्लास 2 वाले से बिलोंग करता है। क्लास 2 का मतलब है कि ये 15 से लेकर 30 के दरमियान में होता है। ओके, अब ये ना चैप्टर नंबर 4 में है मेरे ख्याल से, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, कि जो आपका क्लास 2 होता है 15 से लेकर 30% होता है, क्लास 1 15% से कम का होता है, क्लास 3 30 से लेकर 40 का होता है, क्लास 4 40% से ज़्यादा का ब्लड लॉस देखने को मिलता है। क्लियर। प्रेग्नेंट फीमेल सेकंड ट्राइमेस्टर आई है टू द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो आपने अल्ट्रासाउंड करना है, एक्सरे एहतियातन करना होता है। ओके, इसके बाद आके एक पेशेंट है आरटीए था, उसका इनिशियल लो बीपी था जिसको आपने रिससिटेट कर लिया। ओके, तो आपने फास्ट स्कैन कराना होता है। ओके, इनिशियली लो बीपी था मतलब अनस्टेबल पेशेंट था तो आपने फास्ट स्कैन कराना होता है। ट्रीटमेंट ऑफ परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज लेप्रोटमी करेंगे, ग्राहम्स ओमेंटल पैच रिपेयर करते हैं। साइन ऑफ फेल ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो अगर पेरिटोनियम में फ्लूइड आपको देखने को मिल रहा है दैट मींस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ बल्कि उल्टा फट गई है इंटेस्टाइनल रिसेक्शन है और कोली की पेन है। इंटेस्टाइनल रिसेक्शन है दैट और कोली की पेन आपको देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्जेलेट के स्टोन्स या फिर अगर आपने इंटेस्टाइन को कट कर दिया, बाइल सैल्ट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही जिसकी वजह से कैल्शियम वगैरह वाला कोई ना कोई लिंक है इसका क्रॉन्स के साथ या कोई ऑक्जेलेट के स्टोन के साथ। मैनेजमेंट ऑफ लैसिरेशन ऑन द फोरहेड। ओके, फोरहेड पे जो लैसिरेशन होती है उसकी अपने डिब्राइडमेंट करनी है वुंड की और अपने प्राइमरी रिपेयर करना होता है। फेस के लिए हमेशा प्राइमरी रिपेयर होता है। हाउ टू चेक एयरवे पोटेंसी। ओके, तो आप पूछोगे आपका नाम क्या, अगर वो कुछ बोल सकता है दैट मींस उसका एयरवे सिक्योर होता है। हाई फिस्टुलोटमी पेशेंट है, उसको इनकॉन्टिनेंस आना शुरू हो गया। इनकॉन्टिनेंस क्यों हो सकता है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर डैमेज हो चुका है। अब फिस्टुलोटमी किसके लिए करते हैं, लो एनल फिस्टुला के लिए करते हैं, मेरे ख्याल से ये S2 में था। ब्लंट ट्रॉमा है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में हुआ है, पेन रेफर टू द लेफ्ट शोल्डर टिप है तो स्प्लीन का डैमेज हो गया और स्प्लीन के रप्चर में केहर साइन भी देखने को मिलता है। फायरआर्म इंजरी विद द एंट्री एंड एग्जिट वुंड तो इसलिए में एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट करनी होती है। मिसाइल इंजरी है, 3 सेंटीमीटर एंट्री है, 5 सेंटीमीटर का एग्जिट वुंड है। ओके, और स्वलन थाई है तो 1 सेकंड डिब्राइडमेंट एक्सीन आपने करनी होती है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजर्ड इन द ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा स्प्लीन होता है। इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स तो क्या होती है, थोरैकोसेंटेसिस और नीडल डिकम्प्रेशन करना होता है। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में करते होते हैं। मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, चेस्ट इंट्यूबेशन एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर टू द मिड एक्सिलरी लाइन, इसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। ओके, कभी कभार ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी की बाउंड्रीज भी पूछ लेते होते हैं। क्लियर। लाइक इससे आगे पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसमस टॉर्साई और 5th रिब का लेवल होता है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला लॉन्ग थ्रेसिक नर्व के डैमेज होने की वजह से होती है। ब्लास्ट इंजरी में आपने ट्राई एच करना होता है और जो मिस हो जाती है डेडली डजन में वो डायफ्रामेटिक इंजरी होती है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर इज सर्जिकल न्यूट्रिशन। ओके, तो सर्जिकल न्यूट्रिशन में पहला न्यूट्रिशनल की असेसमेंट है। तो न्यूट्रिशन की असेसमेंट में 3 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, स्टेज 2 में आपका लैब्स आ जाती है, स्टेज 3 में आपके लाइक आपके बॉडी कंपोजिशन को देखना होता है। ओके, तो स्टेज 1 में क्या होता है, सबसे पहले हिस्ट्री लोगे कि आपने कितना खाया था, कोई जीआईटी से लॉस तो नहीं हो रहा, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया तो नहीं है, कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई। इसके बाद आपने जीपी करना होता है। जीपी में आपने हर सिस्टम को देखना है, स्किन वगैरह को, नेल को, हेयर को। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि इस हेडिंग को ना पढ़ना। ओके, जीपी वाले को ना पढ़ना है, बेकार है, टाइम ना जाया करना, दिमाग भी ना जाया करना। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट जो चीज़ पढ़नी है वो है मस्ट स्कोर। मस्ट स्कोर मैल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल होता है। मैल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल होता है। अब इसमें 3 पैरामीटर्स
होते हैं। ओके, BMI वेट लॉस इन 3 to 6 मंथ, और इसके अलावा एक्यूट डिजीज इफेक्ट होता है। हर एक पैरामीटर के 0, 1, 2 स्कोर होता है। फॉर एग्जांपल BMI होता है, अगर BMI 20 से ज़्यादा है तो 0 स्कोर है, अगर 18.5 से लेकर 20 तक होता है 1 है, 18.5 से ज़्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया, तो 2 स्कोर आपने ऐड कर देना है। इसके बाद वेट लॉस इन 3 to 6 मंथ होता है, अगर 5% से कम का तो 0, 5 से लेकर 10 का तो 1 आ जाएगा, 10 से ज़्यादा का है तो 2 आ जाएगा। एक्यूट डिजीज इफेक्ट में अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो आपने स्कोर 2 ऐड कर लेना होता है। इसके बाद एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होती है, राइट साइड ऑफ द बॉडी पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइसेप स्किन फोल्ड थिकनेस होता है, ये फीमेल में ज़्यादा होती है, 16 होती है, मेल में 12 होती है। अभी क्यों फीमेल में ज़्यादा होती है, इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ओके, मेल्स में 29.3 और फीमेल में 28 होता है, बस इतना रट्टा मार लेना। इसके अलावा सब स्कैपुलर या एब्डोमिनल वर्टिकल फोल्ड होता है, वो भी देख ही लेना। इसके बाद आपने देखना है बॉडी की कंपोजिशन को। एडवांस बॉडी कंपोजिशन की एनालिसिस कैसे करती है, PHD से, P से प्लाथिस्मोग्राफी, S से हाइड्रोस्टैटिक वेटिंग, और डी से क्या होता है, डेक्सा स्कैन होता है। दोबारा बता दूं, S1 में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी रट्टा ही मारना सारा, ठीक हो गया। और फंक्शनल असेसमेंट के अंदर आपने फिस्ट, ग्रिप, डायनेमोमेट्री आपने करनी होती है, तो ऑलमोस्ट ये न्यूट्रिशनल असेसमेंट वगैरह आ जाती होती है। अगर किसी पेशेंट को डिस्फेजिया हो गया तो आपने उसमें एंटीरियर न्यूट्रिशन देना होता है, अगर एंटीरियोक्यूटेनियस फिस्टुला है तो आपने TPN देना होता है। बाकी BMI वगैरह आप कैलकुलेट कर लोगे। ओके, तो हम आगे चलते होते हैं। ओके, गैस्ट्रिक आउटवर्ड ऑब्स्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है। गैस्ट्रिक आउटवर्ड ऑब्स्ट्रक्शन कब होती है, जब सक्सेशन सप्लाश आपको देखने को मिलेगा। डिस्फेजिया सॉलिड्स के लिए है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, पॉजिटिव सक्सेशन सप्लाश होता है, और इसमें जो वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग की वजह से हाइपोक्लेमिक, हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया होता है। और इस केस में जो न्यूट्रिशनल थेरेपी देते हैं गैस्ट्रिक आउटवर्ड ऑब्स्ट्रक्शन में, वो PEG से देते हैं, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी से देते होते हैं, या जुजिनोस्टोमी से दे सकते हैं। मेनली जुजिनोस्टोमी से दे दोगे। ओके, स्टोमक में तो कुछ जा नहीं रहा। ओके, क्लियर। इसके बाद है मॉनिटरिंग। ओके, बायोकेमिकल मॉनिटरिंग, अब डेली कौन सी करनी है, वीकली कौन सी करनी है, और फोर्टनाइटली कौन सी करनी है। ओके, डेली आपने करना है BCDEF। ओके, B से क्या होता है, B से आपका ब्लड ग्लूकोज है, C से CBC है, D से बॉडी वेट आ जाएगा, E से इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट है, F से फ्लूइड बैलेंस है। वीकली कौन कौन सा आ जाता होता है, वीकली में आपका आ जाता है कल्ट टैब है, कल्ट टैप। ओके, कल्ट से, C से क्या होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम है, U से क्या है, यूरिन एंड प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी है, L से क्या है, LFT है। ओके, T से क्या होगा, पहले थायमीन कर लो, फिर एक और T है, टैग कर लो। A से क्या होगा, एसिड बेस स्टेटस, और P से क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन इंक्लूडिंग एल्ब्यूमिन है। और फोर्टनाइटली आप क्या करते होते हैं, फोर्टनाइटली। ओके, इसका मिमोनिक होता है, इसका मिमोनिक कोई नहीं है, अनीमिया वाली चीज़ें हैं, B12, फोलेट और आयरन आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ दिया है, क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ मैलन्यूट्रिशन। ओके, तो एल्ब्यूमिन वगैरह ट्रांसफेरिन देखते होते हैं। ओके, मैंने तो कुछ चीज़ें छोड़ दिया है। स्टेज 2 में आप लेबॉरेटरी वगैरह कराते होते हैं, लेबॉरेटरी में CBC में लिम्फोसाइटोसिस वगैरह, लिम्फोसाइट की काउंट को देखते होते हैं। ओके, और सीरम लेवल में एल्ब्यूमिन, प्री एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन वगैरह देखते होते हैं। क्लियर। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के लिए, वो एल्ब्यूमिन होता है, लेकिन एल्ब्यूमिन रिलायबल नहीं होता। और वेट लॉस पर यूनिट टाइम, ये क्रॉनिक केसेस के लिए हम देखने के लिए करते होते हैं, क्रॉनिक केसेस में आप करते होते हैं वेट लॉस पर यूनिट टाइम। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि PDF में देखना बड़ा मुश्किल काम होता है। एंटीनल न्यूट्रिशन वगैरह दे देंगे। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अब ये वो टॉपिक है जिससे आपके न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं। ओके, तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में एनर्जी कितनी देनी है, कार्ब्स कितनी देनी है, प्रोटीन कितनी देना है, फैट कितना देना। जो एनर्जी होती है वो 20 से लेकर 30 किलो कैलोरी पर kg पर डे होता है, और हॉस्पिटलाइज में 1300 से लेकर 1800 है। मेनली 20 से लेकर 30 किलो कैलोरी है, और जो 30 होता है वो फैट होता है, यानी जो फैट होता है 15 से लेकर 30 ग्राम देना होता है। जो कार्ब्स होता है वो 1 2 ग्राम देते हैं, और जो प्रोटीन होता है वो 1 ग्राम देते हैं। दोबारा बता दूं, 20 से लेकर 30 किलो कैलोरी पर kg पर डे है एनर्जी। कार्ब्स आपके 2 ग्राम होते हैं, प्रोटीन 1 ग्राम होता है, और जो फैट्स होते हैं वो 30 ग्राम पर डे आपको देखने को मिलते होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर भी ऐड करते होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस फैक्टर 1.1 होता है। क्लियर। अगर माइल्ड है डिजीज है तो 1.2, मॉडरेट है तो 1.4, और अगर सीवियर है तो 1.6 आ जाएगा। और बर्न्स में आपने 2 ऐड करना है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। एक पेशेंट है जिसको डिस्फेजिया है, उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ काफ़ी अर्से से, तो उसको आपने एंटीरियर रूट देना होता है। वाई एंटीरियर रूट, क्योंकि सेफ होता है, चीपर होता है, फूड डायरेक्टली GIT में जाती होती है, लेस इन्वेसिव होता है। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट आपने कैलकुलेट करनी है। एक दिन में 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, प्रोटीन 1 ग्राम होता है, और जो फैट्स होता है वो 30 ग्राम होता है, और जो एक कार्बोहाइड्रेट का ग्राम होता है ना, वो 3.4 किलो कैलोरी एनर्जी देता होता है। फैट्स का 9 देता होता है, और जो प्रोटीन का होता है वो 4 देता होता है। लेकिन आगे जाके MCQ में जाके कहानी खराब हो जाएगी। मैं आपको पहले दिखाई दूं, पहले इससे पहले कन्फ्यूजन हो जाए। लेकिन कहते हैं कि अमाइनो एसिड के हाइड्रेशन इफेक्ट की वजह से कार्बोहाइड्रेट का जो 1 ग्राम होगा वो 3.4 किलो कैलोरी देगा, प्रोटीन वाला 4 से कट होकर 3.3 पे आ गया, और फैट का 10 पे चला गया। ओके, मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा 3.4 रट्टा मार लो, 9 रट्टा मार लो, 4 रट्टा मार लो। इतना पॉइंट्स में जाओगे ना तो कैलकुलेशन एग्जाम में हो भी नहीं सकेगी। ओके,
सही हो गया। इसके बाद व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एंटीरियल न्यूट्रिशन है, यानी जो न्यूट्रिशन होती है दो तरह से होती है, एंटीरियल और पार एंटीरियल होती है। एंटीरियल जो थ्रू द जीआईटी होती है, इंडिकेशन, मेथड्स, कॉम्प्लिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सब कुछ चीज़ें पढ़ लेनी है। क्लियर। तो जो क्या होता है मेथड्स ऑफ एंटीरियल न्यूट्रिशन, नंबर 1 सिप फीडिंग होता है, नंबर 2 ट्यूब फीडिंग होता है, नेजो गैस्ट्रिक, नेजो डूडिनल और नेजो जूजिनल ट्यूब है, नंबर 3 ट्यूब गैस्ट्रोस्टमी होता है जिसमें पीईजी परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी है, या सर्जिकल गैस्ट्रोस्टमी है, या फ्लोरोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी है, या जुजिनोस्टमी के अंदर वही है पर परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक जुजिनोस्टमी, सर्जिकल जुजिनोस्टमी या फ्लोरोस्कोपिक जुजिनोस्टमी। अगर आपने 4 से लेकर 6 हफ्ते तक देना तो पीईजी देना होता है। उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, सेप्सिस, एब्सेस, नेक्रोटाइजिंग फिशियाटिस और परसिस्टेंट गैस्ट्रिक फिस्टुला, ये कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है। ओके, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल पार इंटीरियर न्यूट्रिशन, ट्यूब रिलेटेड हो सकती है, जीआईटी से रिलेटेड हो सकती है, मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन हो सकता होता है। तो जो ट्यूब रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होती है वो क्या क्या हो सकती है, ट्यूब मैल पोजिशन हो गया, ओके, ट्यूब टूट गई है, ट्यूब ब्लॉकेज हो गई है, ट्यूब की डिस्प्लेसमेंट हो गई है, और लोकल कॉम्प्लिकेशन लाइक स्किन की रोई है ना। जीआईटी सबसे आसान है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। और जो मेटाबॉलिक बायोकेमिकल में इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन्स की, मिनरल की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। इन्फेक्शन के अंदर एक्सोजीनस और एंडोजीनस इन्फेक्शन होता है। एक्सोजीनस हैंडलिंग की वजह से, एंडोजीनस पेशेंट से रिलेटेड होता है। अब इन कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कैसे करेगी, मेल पोजिशन होता है, कैसे अवॉइड करोगे, चेस्ट एक्सरे से कंफर्म कर लोगे। ट्यूब का ब्लॉकेज होता है तो आपने ट्यूब को फ्लश करना होता है दिन में 2 मरतबा, या काइमोट्रिप्सिन इस्तेमाल करते हैं। डायरिया है तो आपने हाफ फीट स्ट्रेंथ, आपने सोल्यूशन इस्तेमाल करना है, यानी स्ट्रेंथ को हाफ कर देना है, और जो रेट को भी आपने डिक्रीज कर देना है। एस्पिरेशन है तो 45 के एंगल पे बिठा देना है। हैंडलिंग, कंटामिनेशन को अवॉइड करना है, कैसे करोगे, सील कंटेनर के अंदर उसको बंद कर दोगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। ओके, इसके बाद मेथड्स वगैरह अच्छे से हो गया। ओके, एंटीरियर न्यूट्रिशन थ्रू द जीआईटी होता है। क्या इंडिकेशन होता है एंटीरियर न्यूट्रिशन का, कोई बंदा जिसने किसी 5 से लेकर 7 दिन तक कुछ नहीं खाया हुआ। ओके, इसके अलावा कोई लो आउटपुट एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला है। अगर हाई आउटपुट एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला है, ओके, तो उसमें आपने टीपीएन करना है, लेकिन अगर लो है तो आपने करना है एंटीरियर न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा मैल न्यूट्रिशन है, और क्या हो सकता है, लाइक अनकॉन्शियस पेशेंट है स्ट्रोक की वजह से, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका डिस्फेजिया फॉर द सॉलिड्स, ये आपकी आ जाएगी। ये इंडिकेशन थी एंटीरियर न्यूट्रिशन की। और रट्टा मार लेना, जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंटीरियर न्यूट्रिशन की है वही इंडिकेशन आपकी पार एंटीरियर की होती है, यानी जो इंडिकेशन टीपीएन की है वो एंटीरियर की कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। एक बार रट्टा मार लो, सुकून से सुन लेना जो मैं कहने वाला हूँ। सबसे पहले आपने कहना है कि जीआईटी को छोटा कर देना है, फिर आपने क्या करना है, जीआईटी में एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देनी है, फिर आपने क्या कर देना है, जीआईटी में फंक्शनल अल्टरेशन करा देनी होती है। क्लियर, सही हो गया। अब मैं बताता हूं मैंने क्या बोला है। नंबर 1 जीआईटी को आपने छोटा कर देना है, फॉर एग्जांपल शॉर्टकट सिंड्रोम है, एंटीरियर न्यूट्रिशन नहीं दोगे, टीपीएन दोगे। नंबर 2 जीआईटी में एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। नंबर 3 ओके, कोई अगर जीआईटी की मोटिलिटी खराब हो गई है, या फिर डायरिया आपको मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया, उस केस में नहीं दोगे, या जीआई ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है। लास्ट में हाई आउटपुट एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला, 500 से ज्यादा की आउटपुट आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा लो कार्डिक आउटपुट, इसमें भी आप प्रेफर नहीं करते होते। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद है कि एक पेशेंट है, ओके, जिसको डिस्फेजिया है, उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो आप एंटीरियल फीडिंग वगैरह देते हो, एंटीरियल ट्यूब फीडिंग करते हैं। व्हाट इज हाउ विल यू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रेटेजी, तो आप जो एनजी ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, राइल्स ट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आप डाइटिशियन वगैरह को बताओगे, डाइटिशियन को बुलाओगे जो कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेगा। 20 to 30 ml ये रेट होता है, और जो फीडिंग होता है रात को आपने डिसकंटिन्यू कर देनी है, ताकि जो स्टोमक की पीएच है वो नॉर्मल हो जाए। ओके, लेकिन यही एमसीक्यू ना पास्ट कीज में आएगा, तो वहाँ पे लिखा होगा टू प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनिया, लेकिन बेस्ट आंसर ये होगा गैस्ट्रिक पीएच को रिटर्न, गैस्ट्रिक पीएच नॉर्मल हो जाए। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। एंटीरियल न्यूट्रिशन को क्यों प्रेफर करते हैं, सेफर होता है, चीपर होता है, लेस इन्वेसिव होता है, फूड डायरेक्टली जीआईटी में जाती है। लेकिन क्या डिमेरिट हो सकती है, एस्पिरेशन, वुड इन्फेक्शन या लीकेज हो सकता है। अब पढ़ लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन। ओके, जो एंटीरियल न्यूट्रिशन की कॉम्प्लिकेशन थी, ट्यूब रिलेटेड थी, जीआईटी रिलेटेड थी, मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल थी, या फिर इसके अलावा क्या थी, न्यूट्रिएंट इन्फेक्शन से रिलेटेड थी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन, टीपीएन की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट ओवर एक्सेस की वजह से हो सकती है, या रिलेटेड टू द सेप्सिस हो सकता है, या रिलेटेड टू द लाइन है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के अंदर रीफीडिंग सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें ग्लूकोज कम, कैल्शियम कम, मैग्नीशियम कम, फॉस्फेट कम। ओके, ये हो जाएगा। और क्रॉनिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एसेंशियल फैटी एसिड, जिंक कम, मिनरल्स कम, विटामिन्स कम। ठीक हो गया। रिलेटेड टू द ओवर फीडिंग, ग्लूकोज ज़्यादा, प्रोटीन ज़्यादा, फैट ज़्यादा। अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा हाइपरग्लाइसीमिया होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ग्लूकोज लीवर में जाके हेपेटिक स्टीटोसिस करवा देगा, हाइपरकैपनिया होगा, और फ्लूइड की रिटेंशन देखने को मिलेगी। ज़्यादा फैट की वजह से कोलेस्ट्रॉल बनेगा, लाइपोप्रोटीन बनेगा,
टैग बनेगा और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है। अमाइनो एसिड ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, अमाइनो एसिडीमिया होगा और यूरीमिया होगा। रिलेटेड टू द सेप्सिस, जो सेंट्रल टीपीएन होता है उसकी वजह से आपको कैथीटर रिलेटेड सेप्सिस देखने को मिलती है, और इस केस में आपने क्या करना होता है, कैथीटर की जो टिप है और जो ब्लड है दोनों की कल्चर करना होता है। क्लियर। और जो पेरिफेरल वाला होता है उसकी वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है। उनको कैसे मैनेज करना है वो मैं बताता हूँ। रिलेटेड टू द लाइन सीवीपी लाइन लगाते वक्त क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 नीमोथोरेक्स आपको देखने को मिल सकता है, या ईयर एम्बोलिज्म हो सकता है, या कार्डिक परफोरेशन, कार्डिक टेम्पोराड हो सकता है, ये देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म यूजेस होने की वजह से ओक्लियन या वीनस थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिल सकता है। अगर किसी को हिपैटिक स्टीटोसिस डेवलप हो गया तो अपने फैट के कंटेंट को कम कर देना होता है, या फैट फ्री टीपीएन देना होता है, जिसको बोलते हैं 2-in-1 सोल्यूशन। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा तो आपने टीपीएन को छोड़ देना होता है। जो ग्लूटामिन होता है ये ओवर फीडिंग को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। रीफीडिंग सिंड्रोम को कैसे मैनेज करना होता है, इनटेक और आउटपुट को मैच करना होता है। क्लियर। नंबर 2 ओवर फीडिंग को अपने अवॉइड करना होता है। नंबर 3 कैलोरी को अपने ऐसे ऐसा बढ़ाना होता है। नंबर 4 विटामिन की सप्लीमेंट देनी होती है। नंबर 5 मैग्नीशियम और फॉस्फेट को अपने ठीक करना होता है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है उसको कैसे मैनेज करते होते हैं, शॉर्ट कैनुला इस्तेमाल करते हैं साइक्लिकल बेसिस के ऊपर ओवर द 12 आवर्स। ओके, यानी 12 घंटे इधर 12 घंटे उधर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सीवीपी की क्या होती है, सेप्सिस होती है। सेप्सिस को कैसे प्रिवेंट करोगे, इंफ्राक्लेविकुलर सबक्लेवियन अप्रोच रखोगे। ओके, हिकमैन्स लाइन्स अप्लाई करोगे जो कि क्या होती है, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल वीनस लाइन्स होती है। क्लियर। इसके अलावा पोस्ट इंसर्शन चेस्ट एक्सरे करा लोगे टू रूल आउट नीमोथोरेक्स, और ये कंफर्म करोगे जो टिप है वो एचसीवी नहीं सुपीरियर वेना केवा आना चाहिए था। क्लियर। तो इंफ्राक्लेविकुलर सबक्लेवियन अप्रोच है, हिकमैन्स लाइन है, और चेस्ट एक्सरे आपने करा लेना होता है। व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ टीपीएन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। शॉर्टकट सिंड्रोम, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, मैल ऑब्जॉर्प्शन है, पैरालिटिक एलियस है, जीआई ब्लीडिंग है, या पेनक्राटाइटिस जीआई ब्लीडिंग, या हाई आउटपुट एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला, इस केस में आपने करना होता है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ, अगर आपने स्मॉल इंटेस्टाइन को पकड़ के काट दिया तो मैल ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगा, पैप्टिक अल्सर हो सकता है, डायरिया, यानी जीआईटी के सारे फंक्शन ही आपने खराब कर दिया। ओके। इसके बाद है जो न्यूट्रिशनल फ्लूइड होता है, दो तरह का होता है, 3-in-1 और 2-in-1। 3-in-1 में लिपिड्स भी होता है, 2-in-1 में लिपिड्स नहीं होता। जो 3-in-1 में होता है इसमें डेक्सट्रोज, फैट्स और प्रोटीन देखने को मिलता होता है। क्लियर। जो डेक्सट्रोज होता है 55 to 70% होता है, अमाइनो एसिड 20 to 25 है, यानी रट्टा मान लो डेक्सट्रोज 60 है, अमाइनो एसिड 20 और लिपिड्स भी 20 होता है। और 2-in-1 के अंदर क्या होता है, डेक्सट्रोज 75 है, अमाइनो एसिड 25 होता है। अब वो चीज़ है जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, इसको छोड़ देते होती है। कैलोरिक कैलोरी यील्ड्स और पर डेंसिटी, यानी 1 ग्राम से कितनी कैलोरी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में 3.4 है, चलो कर लो, प्रोटीन में 3.3 कर लो, और फैट्स में 10 कर लो आप। क्लियर। इसके बाद जो टीपीएन होता है उसके दो रास्ते होते हैं, सेंट्रल या पेरिफेरल से करते हैं। सेंट्रल में आप सब क्लेवियन या जुगलर वेन को पकड़ लेते हैं, पेरिफेरल में बेसिलिक वेन या सिफेलिक वेन होता है। अब इसके एमसीक्यू बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला ऐसे एमसीक्यू ना आए। ओके। एक पेशेंट जिसकी लेप्रोटमी हुई है फॉर एडिशियल लाइसिस फीडिंग जुजोनोस्टमी इज आल्सो डन। ओके, रास्ता क्रिएट कर दिया। तो कब फीडिंग स्टार्ट करोगे, एलिमेंटल फार्मूला से, तो 4 से लेकर 6 घंटों के बाद सर्जरी के। इसके बाद है कि एक पेशेंट है जिसको इसोफेगस का कैंसर हो चुका है और उसके टेंडन प्रोमिनेंट हो चुकी है, हड्डियों का ढांचा बन गई है, तो उसका मतलब है उसमें कितना प्रोटीन कितना लॉस हो चुका है, मोर देन 30% प्रोटीन। मुझे ये स्टेटमेंट कहीं से नहीं मिली बुक से, तो फिर मजबूरी है। ठीक हो गया। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको बर्न्स हो चुका है और इसका जो बेजल एनर्जी एक्सपेंडिचर था 1800 था, तो स्ट्रेस फैक्टर कितना होगा, बर्न्स में 2 होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना 1800 से। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हो चुकी है, एंटीरियर फीडिंग के ऊपर है, लेकिन उसको डायरिया वगैरह हो गया। अगर डायरिया है तो आपने क्या करना होता है, हाफ स्ट्रेंथ सोल्यूशन इस्तेमाल करना है और फीडिंग के रेट को कम कर देना होता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस को एसेस करना होता है, जो जिसका मेजर ऑपरेशन होने वाला है। 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एल्ब्यूमिन होता है, दूसरा वेट लॉस इन यूनिट टाइम होता है। क्लियर, सही हो गया। अब यहाँ पे सीरम एल्ब्यूमिन भी है, लेकिन सीरम एल्ब्यूमिन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। तो जो बेस्ट पैरामीटर क्या होगा, वेट लॉस इन द लास्ट 6 मंथ है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसके जो कि पारेंटियल न्यूट्रिशन के अंदर है, तो क्या मॉनिटरिंग करनी चाहिए, तो जो टीपीएन के अंदर आपने ग्लूकोज को कम करना है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज की एस्टिमेशन करोगे, ग्लूकोज ज्यादा देने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया और हेपेटिक स्टीटोसिस देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते, एक पेशेंट है जिसको डाइल्यूट सोल्यूशन हम दे रहे होते हैं, डाइटिशियन है ना, डाइल्यूट सोल्यूशन दे रहा है, क्यों, ताकि उसको ब्लॉटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग ना हो। डायरिया भी ऐड कर देते तो 100/100 नंबर हो जाते। इसोफेजेक्टमी वाला पेशेंट है, यानी कैंसर वगैरह पेशेंट है, द बेस्ट वे टू मेजर मैल न्यूट्रिशन, तो इसमें कोई भी बेस्ट ऑप्शन नहीं बन रहा। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस होता है, मेल में 29 और फीमेल में 28 होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आ जाती है, पेशेंट है जो कि जिसको सर्जिकल प्रोसीजर हो चुका है, तो जो प्रोटीन पॉजिटिव प्रोटीन बैलेंस, दैट मीन्स के प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ रही है, तो वो इंसुलिन की वजह से होती है। हाउ यू आउटपुट एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला है और इसको जॉन्डिस वगैरह होना शुरू हो गया, यानी एलएफटी डिरेंज है, हेपेटिक स्टीटोसिस है, तो इसमें आपने फैट के कंटेंट को कम कर देना। अगर नहीं ठीक हो रहा तो 2-in-1 टीपीएन इस्तेमाल करना है, नहीं ठीक हो रहा तो टीपीएन से जान छुड़ानी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 70 kg का मैन, 70 kg का मैन है, उसको बारे में क्या बात ठीक नहीं है। ओके, तो रिक्वायरमेंट्स डिक्रीज इन हेड इंजरी पेशेंट, कोई भी अगर इंजरी वाला पेशेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कम नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट वगैरह चलते होते, एक पेशेंट है जिसको हाइपर एलिमेंटेशन वगैरह चाहिए। ओके, विच आर द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट
वे टू बिल्ड अप न्यूट्रिशनल वैल्यू इन दिस पेशेंट है। ओके, तो जो बेस्ट वे क्या होगा, हाइपर एलिमेंटेशन मैंने गूगल किया था, मुझे टीपीएन मिला था वहाँ पे आंसर, लेकिन इसने यहाँ पे फीडिंग जुजोनोस्टोमी लिखा हुआ है। ओके, फॉर क्रॉनिक इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, यानी जिसको रोटी चाहिए, तो फीडिंग जुजोनोस्टोमी ही चलो कर लेते हैं। ओके, इसके बाद देयर इज अ पेशेंट जिसकी सर्जरी इलेक्टिव लिस्ट पे होने वाली है, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखने के लिए अब यहाँ पर कोई और ऑप्शन सही बन नहीं सकता, एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन वगैरह इनको देखने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर ट्रांसफेरिन लिखा हुआ है। बताओ मजे की बात, एमसीक्यू की स्टेटमेंट डिफरेंट हो रही है, आंसर भी डिफरेंट हो रहा है, पूछ वो सेम चीज रहा है। इसके बाद साइड इफेक्ट ऑफ टीपीएन, तो टीपीएन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, रीफीडिंग सिंड्रोम की वजह से हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ जुजोनोस्टोमी ट्यूब, तो क्या हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह हो सकता है। ओके, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन तो क्या हो सकता है, कंपोजिशन ऑफ टीपीएन, तो टीपीएन में कार्ब्स होते हैं, फैट्स होते हैं ज्यादातर, और अमाइनो एसिड भी ज्यादा देखने को मिलता है। एवरीडे मेजरमेंट ऑलरेडी में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ब्लड ग्लूकोज, सीबीसी, बॉडी वेट आ जाता होता है, इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट है, फ्लूइड बैलेंस वगैरह आपको मेंटेन करना होता है। 4 से लेकर 6 हफ्तों के लिए पीईजी ट्यूब डालते होते हैं। कंपोजिशन ऑफ टीपीएन तो 3 in 1 या 2 in 1 होता है। ओके, मैनेजमेंट इन केस ऑफ सेप्सिस, ओके, कैथीटर रिलेटेड सेप्सिस है तो आपने क्या करना है, कैथीटर की टिप को, ब्लड को कल्चर करना होता है। ओके, रीजन फॉर मिडनाइट, ओके, रात के वक्त फीडिंग रेस्ट क्यों करवाते होते हैं, अब मैंने कहा था कि एमसीक्यू आएगा, तो अभी टेक्स्ट में लिखा है कि ताकि पीएच वापस आ जाए, लेकिन यहाँ पे लिखा है टू प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनिया, तो आपने दोनों को देख लेना, अगर कोई एक भी ऑप्शन मिल जाए दोनों लगा के आ जाना। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन अकर्स इन हेमिकोलेक्टमी, तो अब क्लोन को निकाल दोगे ना तो विटामिन के कम हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लोन बनाते होते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लोन बनाते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए था कि क्लोन की माइक्रो ऑर्गेनिज्म विटामिन के बनाते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ फैटी एसिड डेफिशिएंसी इन पारेंटियल न्यूट्रिशन आफ्टर 4 वीक्स, अब ये कहाँ पे लिखा हुआ मुझे नहीं मिला अब तक। टू अवॉइड टीपीएन रिलेटेड इन्फेक्शन है तो आपने कैथीटर को एक्सचेंज करना होता है 12 घंटों के बाद, रेगुलरली बेसिस पे करना होता है। हाई आउटपुट एंटीरियर क्यूटेनियस फिस्टुला 500 से ज़्यादा का होता है, लो आउटपुट में 200 से कम होता है। पीईजी ट्यूब 4 से लेकर 6 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। इसके बाद टीपीएन वाला पेशेंट है, हाइपर रेजोनेंट नॉट हो रहा है राइट साइड ऑफ द चेस्ट, दैट मींस टेंशन हीमोथोरैक्स है। टीपीएन जब लगाते हैं ना, सीवीपी लाइन इंसर्ट करते हैं तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, टेंशन हीमोथोरैक्स हो सकता है। न्यूट्रिशन इन केस ऑफ डूडिनल फिस्टुला, तो डूडिनल फिस्टुला में यानी एंटीरियर क्यूटेनियस फिस्टुला में अगर 500 से ज़्यादा क्या तो टीपीएन देते होते हैं, 200 से कम क्या तो आप क्या देते होते हैं, like anterior nutrition है, which test will describe correctly the malnutrition in emaciated cancer patient, तो weight loss in unit time होता है। 4 से लेकर 6 हफ्तों के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए तो पीईजी आ जाता है। इसोफेगस का कैंसर है या स्टोमक का कैंसर है तो फीडिंग जुजोनोस्टोमी आ जाता है। कंपोजिशन ऑफ टीपीएन, कार्ब्स, प्रोटीन प्लस माइनस लिपिड्स है। ठीक हो गया। हाउ टू अवॉइड कैथीटर रिलेटेड इन्फेक्शन है तो आपने कैथीटर को रेगुलरली चेंज करना होता है। कैथीटर की जो टिप है वो ब्लड को कल्चर करना होता है ताकि कंपेयर कर सके। बेस्ट वे टू असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस इन केस ऑफ एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, एक्यूट में सीरम एल्ब्यूमिन होता है, इसके अलावा टोटल लिम्फोसाइट काउंट है, सीरम ट्रांसफेरिन है, परसेंटेज वेट लॉस है और आइडियल बॉडी वेट वगैरह देख लेते होते हैं। ओके, अगर डिरेंज एलएफटी या टीपीएन की वजह से फैट के कंटेंट को कम करना है, 2 in 1 सोल्यूशन इस्तेमाल करना है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने टीपीएन को भगा देना। इसके बाद नेक्स्ट हम लास्ट चैप्टर है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स वाला। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। ओके, तो सबसे पहला एसिड बेस बैलेंस स्टार्ट करते हैं। एक पेशेंट जिसको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको वॉमिटिंग हो रही है और मैंने एक्सप्लेन किया था वॉमिटिंग से क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो जाएगी। हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया आपको देखने को मिलता होता है। अब पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया की क्या रीजन होती है, यहाँ पे बड़ी मुश्किल रीजन लिखी हुई है कि वॉमिटिंग हुआ, वॉमिटिंग की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोराइड का डिप्लेशन होता है तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होता है। अब मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होता है, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, पीएच को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम को बाहर निकाल देगी। तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, बल्कि पोटेशियम अंदर चला जाएगा। ओके, और हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा ताकि क्या करे, उसको मेंटेन करे पीएच को। तो पोटेशियम की डिप्लेशन आपको देखने को मिलेगी एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर। ठीक हो गया। ओके, ठीक हो गया। अब इस पोटेशियम की जो डिप्लेशन हुई है, इस पोटेशियम को किडनी कंजर्व करेगा तो किडनी क्या करेगा, हाइड्रोजन को फेंक देगा, पोटेशियम को बचा लेगा। तो ये पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया करवा देता होता है। ओके, करेक्शन ऑफ इम्बैलेंस, तो आपने इसको कैसे ठीक करना होता है, आइसोटोनिक सलाइन है, फिर आपने डेक्सट्रोज लाइन पे जाना होता है और आपने पोटेशियम की सप्लीमेंट्स आपने देनी होती है। ओके, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये वाला आ जाएगा। ओके, like ओके, व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन, तो क्या करा लोगे आप, एबीजीज करा लोगे जिसमें मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होता है और अपर जीए एंडोस्कोपी करा लोगे। डायग्नोसिस क्या है, अगर न्यू नेट में क्या होगा, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस जिसकी वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है। अडल्ट में क्यों होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज की वजह से। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोक्लोरेमिक, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया। तो इसमें आप आईवी रिहाइड्रेशन करते हैं, नॉर्मल सलाइन, आइसोटोनिक सलाइन है, इसके अलावा पोटेशियम की सप्लीमेंट करते होते हैं। स्टोमक को खाली कर दो कि गैस्ट्रिक लिवार से। बच्चों में क्या करते हैं, रैम स्ट्रिट पाइलोमायोटोमी, और अडल्ट
में गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी वगैरह कर सकते होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। ओके, इसके बाद टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स, उनकी इंडिकेशन है लाइक हाइपरटोनिक में जो आपकी कौन कौन से होती है, 0.5 नॉर्मल सलाइन है, मिमोनिक है, डिग है, डीके में इस्तेमाल करते हैं हाइपरटोनिक, इंक्रीज टोटल फ्लूइड या गैस्ट्रिक फ्लूइड लॉस है, आइसोटोनिक वाला बर्न्स में, ब्लड लॉस में, एनाफिलैक्टिक शॉक में, डिहाइड्रेशन में, जो हाइपरटोनिक होता है सीवियर हाइपोनाट्रीमिया में, सेरिब्रल एडिमा में, कीटोसिस वगैरह में इस्तेमाल करते होते हैं। बस आगे चलते हैं फ्लूइड थेरेपी के अंदर। ओके ओके, एक पेशेंट है जिसको आपने फ्लूइड थेरेपी देना है, तो जो फ्लूइड थेरेपी में तीन तरह के फ्लूइड होते हैं, रिससिटेशन वाला फ्लूइड, मेंटेनेंस वाला फ्लूइड और रिप्लेसमेंट वाला फ्लूइड। जो रिससिटेशन वाला फ्लूइड होता है ये कांस्टेंट होता है, 250 से लेकर 500 ml बोलस होता है ओवर 5 to 10 मिनट्स। ओके, तो जो बोलस होता है वो 500 ml का बोलस होता है। फिर जो मेंटेनेंस फ्लूइड होता है ना, वो 35 से लेकर 40 ml पर केजी का होता है। कितने का होता है? 35 से लेकर 40 ml पर केजी का होता है। अब इसमें जो सोडियम होता है वो 90 तक होता है, क्लियर। इसके अलावा जो पोटेशियम होता है वो 50 होता है, जो कैल्शियम होता है वो 5 होता है, और जो मैग्नीशियम होता है वो 1 होता है। यानी सोडियम 90, पोटेशियम 50, कैल्शियम 5, मैग्नीशियम 1 होता है। जो रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है उसमें मेंटेनेंस प्लस ऑन गोइंग लॉसेस वगैरह को देख लेते होती है। अब पेशेंट में क्या क्या मॉनिटरिंग करोगे, पल्स वगैरह, वाइटल्स वगैरह ले लोगे, पल्स, बीपी, सीवीपी, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिन आउटपुट को देख लोगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे हाइड्रेशन स्टेटस को देखने के लिए, लाइक एडीमा को देखने के लिए, कैपिलरी रीफिलिंग टाइम को देखने के लिए, स्किन के टर्गर है, यूरिन आउटपुट है, स्पेसिफिक यूरिन ग्रेविटी है, और जो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी होता है वो डिपेंड करता है कि जब तक वो रोटी खाना शुरू नहीं कर देती। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे थोड़ा सा वो लिखा हुआ है फ्लूइड की रिक्वायरमेंट्स है। एक बात रट्टा मार लेना कि जितना आपका इनपुट है उतना ही आपका आउटपुट होता है, 250 तक होता है। इसके बाद जीआईटी की जो सिक्रेशन होती है, अब जीआईटी की जो टोटल सिक्रेशन होती है वो कितनी होती है, 6800, कितनी होती है टोटल, 6800 आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर, सही है। अब जो स्टोमक की और सलाइवरी ग्लैंड की दोनों की जो सिक्रेशन होती है वो 1500 होती है, तो कितना हो गया आपका ऑलमोस्ट 3000 हो गया। इसके अलावा जो बाइल की होती है वो 1200 होती है, पेनक्रियास की 800 होती है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5000 हो गया। और 1800 किसकी होती है, पूरी इंटेस्टाइन की होती है, तो 1800 तो प्लस कर लो तो 6800 आ जाएगा। पता नहीं मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, मुझे भी नहीं पता। शॉक इज द सिस्टमिक स्टेट ऑफ लो टिश्यू परफेक्शन। ओके, सिस्टमिक स्टेट ऑफ लो टिश्यू परफेक्शन जो कि नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इनएडिक्वेट आपको देखने को मिलती है। इन शॉर्ट टिश्यू की परफेक्शन कम देखने को मिल रही है। अब जो शॉक की डिफरेंट टाइप्स होती है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, और एंडोक्राइन शॉक होता है। जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है हेमरेजिक हो सकता है, नॉन हेमरेजिक हो सकता है। नॉन हेमरेजिक में आपका नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारा चीज़ आ जाती है, और बर्न्स की वजह से हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक एरिथमिया, इस्कीमिया, हार्ट फेलियर की वजह से होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कार्डिक टेम्पोरल टेंशन हिमोथोराइक्स और पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या रीएम्बोलिज्म है। डिस्ट्रीब्यूटिव में सेप्टिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। और एंडोक्राइन शॉक में आपका एड्रीनल क्राइसिस, एडिसोनियन क्राइसिस आ जाता होता है। फर्स्ट लाइन थेरेपी इन शॉक, तो आपने शॉक वाले पेशेंट में आईवी लाइन लगानी और आईवी फ्लूइड्स देनी है। लेकिन अगर ब्लड लॉस हो गया तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने मेनली देनी होती है, क्लियर, क्योंकि आईवी फ्लूइड्स ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते होते। 2 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग, तो जब भी आपने मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग है तो आपने हैमरेज को कंट्रोल करना और सेप्सिस को आपने कंट्रोल करना होता है। इसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक है। फॉर एग्जांपल एनाफिलैक्टिक शॉक में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो एपिनेफ्रिन होती है। कार्डियोजेनिक शॉक में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो आपकी डोपामिन या नोरेपिनेफ्रिन होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में भी आपकी नोरेपिनेफ्रिन या फिनालेफ्रिन है। हाइपोवोलेमिक में क्रिस्टोलाइड्स है। शॉक विद ओलिगोयूरिया डोपामिन है। हाइपो एड्रीनल शॉक तो कोर्टिकोस्टेरॉइड है। सेप्टिक में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आ जाती होती है। इसके बाद सिविरिटी और शॉक होता है। ओके, अब ना शॉक की जो सिविरिटी की बेसिस पे हम शॉक को 2 में डिवाइड करते हैं, कंपनसेटेड, डीकंपनसेटेड होता है, क्लियर। लाइक अगर आप इस पेशेंट को देखो बीपी अभी ठीक है उसका, तो कंपनसेटेड शॉक वाले में आ जाएगा, क्लियर। तो जो शॉक होता है 2 तरह का होता है, मैं यहाँ पे आगे वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ, सफ़र की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। तो जो शॉक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी, तो 2 तरह का होता है, कंपनसेटेड, डीकंपनसेटेड होता है। जो डीकंपनसेटेड होता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर आपको देखने को मिलता होता है। और शॉक में आपने 6 चीज़ों को देखना होता है। निमोनिक है, LUC, BPR, L से लैक्टिक एसिड, U से आपको क्या देखने को मिलता है, यूरिन आउटपुट होता है, C से क्या होता है, कार्डिक आउटपुट, C से कॉन्शियसनेस लेवल होती है, ओके, BPR, B से ब्लड प्रेशर, P से पल्स और R से रिस्पिरेटरी रेट होता है। अब जो कंपनसेटेड शॉक होता है इसमें सब चीज़ें नॉर्मल होती है, सिर्फ लैक्टिक एसिडोसिस प्लस का आपको देखने को मिलता है और पल्स माइल्डली इंक्रीज कर जाती है। माइल्ड शॉक में क्या होता है, माइल्ड शॉक में ना 2 चीज़ें आपको नॉर्मल देखने को मिलती है, यूरिन आउटपुट और दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर होता है, बाकी सब चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, सही हो गया। ओके, और जो मॉडरेट शॉक होता है, मॉडरेट शॉक में माइल्ड हाइपोटेंशन होता है, सीवियर शॉक में आपको सीवियर हाइपोटेंशन देखने को मिलता होता है। बेस्ट इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ शॉक, ओके, जो बेस्ट इंडिकेटर होता है वो यूरिन आउटपुट होता है। और कितना फ्लूइड आपने देना है तो वो कैसे पता लगेगा, CVP लाइन से पता लगता है, CVP मॉनिटरिंग से आपको पता लगता होता है। ओके, तो पैरामीटर्स ऑफ शॉक, कंपनसेटेड शॉक में क्या था, पैरामीटर्स मैंने कौन कौन से बताए थे, लैक्टिक एसिडोसिस, अनकॉन्शियसनेस,
ओके, यूरिन आउटपुट है, कॉन्शियसनेस लेवल है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, पल्स और रिस्पिरेटरी रेट होता है, और कंपनसेटेड है, दैट मींस लैक्टिक एसिडोसिस +1 का आ जाएगा और बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। ओके, पैरामीटर्स और सीवियर शॉक, अगर सीवियर शॉक है तो इसमें सीवियर हाइपोटेंशन होता है, यानी लैक्टिक एसिडोसिस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी, ना होने के बराबर होगी, कॉन्शियसनेस लेवल खत्म हो जाएगी, कोमे में चला जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। ओके, पल्स रेट ज़्यादा हो जाएगी, रिस्पिरेटरी रेट लेबर्ड हो जाएगा। क्लियर? एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इरिवर्सिबल शॉक? तो इरिवर्सिबल शॉक में क्या क्या देखने को मिल सकता है? लाइक लंग्स पे क्या होगा, ERDS देखने को मिलेगा। GIT पे क्या होगा, GIT का फेलियर आपको देखने को मिल सकता है। किडनी पे आपको एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिलता है। क्रोटिक में कोआगुलोपैथी या कार्डिक में आपको सीवियस फेलियर आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हेमरेज पे चलते होते हैं। ओके, अब हेमरेज ना 3 तरह का होता है, प्राइमरी, रिएक्शनरी और सेकेंडरी आपको हेमरेज देखने को मिलता है। यहाँ पे तो कुछ चीज़ें मिसिंग है। जो प्राइमरी हेमरेज होता है ये एट द टाइम ऑफ इंजरी या एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन होता है। जो रिएक्शनरी होता है विद इन द 24 आवर्स ऑफ इंजरी या ऑपरेशन, और जो रिएक्शनरी होता है वो 7 to 14 डेज में आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया? क्लियर? तो ये आपका हेमरेज आ जाएगा। अब यहाँ पे ड्यूरेशन देखो 7th डे है, तो 7 से लेकर 14 दिनों पे आपका सेकेंडरी होता है, 24 आवर में रिएक्शनरी होता है, और प्राइमरी में आपका कौन सा होता है, इमीजिएट आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग क्यों आपको देखने को मिल सकती है? ओके, लाइक इन्फेक्शन की वजह से, प्रेशर नेक्रोसिस की वजह से, या मलिग्नेंसी की वजह से देखने को मिल सकती है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो इनिशियली आपने फर्स्ट एड मैनेजमेंट देनी है फॉर एक्सटर्नल हैमरेज। तो प्रेशर को कैसे कंट्रोल करोगे, ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करोगे? प्रेशर लगाने से या टॉर्निकेट अप्लाई करने से। इसके अलावा आप IV फ्लूइड्स दे दोगे। ओके, और फिर आपने जो अगर ब्लड वॉल्यूम से आपने रिस्टोर करना होता है। क्लियर? सही हो गया? इनिशियली ना जो आपका हेमरेजिक शॉक होता है क्लास 1 क्लास 2 उसमें आप IV फ्लूइड देते हैं, लेकिन क्लास 3 क्लास 4 में आपने ब्लड देना होता है। ओके, क्योंकि IV फ्लूइड्स ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है। ओके, जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है ना, इसमें क्या चीज़ ज़्यादा होती है? हाइपोवोलेमिक शॉक में वेजो कंस्ट्रक्शन होती है और बेस डेफिसिट तो सब में आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है? कार्डियोजेनिक शॉक में आपको वीनस प्रेशर या जो CVP होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव में भी CVP ज़्यादा होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव में कार्डिक आउटपुट आपको कम देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा भी तो हो सकती है। ओके, बल्कि ये टेबल किसी काम का नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? आपने हेमरेज को कंट्रोल करना होता है, लेकिन आपने हेमरेज को कंट्रोल करना ना, जब भी हेमरेज हो रहा है तो इसकी वजह से लीथल ट्रायड और ट्रॉमा हो सकता है, या लीथल ट्रायड ऑफ डेथ हो सकता है। उस लीथल ट्रायड के अंदर कोआगुलोपैथी, एसिडोसिस और हाइपोथर्मिया होता है, तो आपने इसको प्रिवेंट करना होता है। दिस इज कॉल्ड लीथल ट्रायड ऑफ डेथ होता है। क्लियर? आपने सेप्सिस को कंट्रोल करना है, हेमरेज को, सेप्सिस को कंट्रोल करना है, प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर इंजरी एंड नथिंग एल्स। ठीक हो गया? तो ये मेरे ख्याल से डैमेज कंट्रोल, रिससिटेशन का तो कुछ नहीं लिखा हुआ। कंट्रोल ऑफ हैमरेज, कंट्रोल ऑफ सेप्सिस है, प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर इंजरी और नथिंग एल्स है। ठीक है? ओके, इसके बाद जो डैमेज कंट्रोल सर्जरी होता है इसके 2 मेन गोल होते हैं, वही हैमरेज और सेप्सिस को आपने क्या करना, कंट्रोल करना। अब डैमेज कंट्रोल सर्जरी के क्या स्टेप्स होते हैं? अच्छा, पहले डैमेज कंट्रोल सर्जरी से पहले डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन आ जाती होती है। ओके, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन के अंदर क्या क्या होता है? नंबर 1 आपने क्या करना होता है, पेशेंट आपने ना उसकी कोआगुलोपैथी को ठीक करना है। नंबर 1 एंटीसिपेट एंड ट्रीट कोआगुलोपैथी। नंबर 2 परमिसिव हाइपोटेंशन, जब तक उसका हेमरेज ना रुक जाए। नंबर 3 आपने क्रिस्टलाइट्स को, कोलाइट को लिमिट करना होता है टू अवॉइड डाइल्यूशनल कोआगुलोपैथी। नंबर 4 डैमेज कंट्रोल सर्जरी करनी है। क्या क्या करना है? कोआगुलोपैथी को ठीक करना है, हाइपोटेंशन को ठीक करना है, क्रिस्टलाइट्स को लिमिट करना होता है। क्लियर? और डैमेज कंट्रोल सर्जरी करनी है। अब डैमेज कंट्रोल सर्जरी के क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप 1 में पेशेंट की सिलेक्शन करना है। स्टेप 2 में आपने एक्सप्लोर करना होता है, प्राइमरी एक्सप्लोरेशन करनी होती है हेमरेज की और सेप्सिस की। स्टेप 3 के अंदर क्या होता है? ICU केयर होता है। ओके, कोआगुलोपैथी को ठीक करना होता है। स्टेप 4 में दोबारा सर्जरी करनी है, एक्सप्लोरेटिव सर्जरी करनी है, फाइनल सर्जरी होती है, और लास्ट में आपने क्या करना है, एब्डोमेन को क्लोज कर देना। ओके, रोल ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इन द टॉर्सो ट्रॉमा। तो जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में आपका ई फास्ट आ जाता है, जो कि आपका कॉन्टिनियन को और एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ ब्लड को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो आप एक्सरे करा सकते हो। ठीक हो गया? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इसके अलावा आप CT स्कैन वगैरह करा सकते होते हैं, कोई हीमाटोमा या कोई इंजरी वगैरह, कोई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर या पल्मोनरी कॉन्टिनियन तो नहीं हो गया, तो CT स्कैन। ओके, इसके अलावा ई फास्ट आ जाएगा और चेस्ट रेडियोग्राफ आ जाते होते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते होते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिक और हेमरेजिक शॉक होता है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल इंजरी है और ब्लड प्रेशर देखो लाइक 80/60 और पल्स वगैरह कम हुआ पड़ा है, तो किस तरह का शॉक आपको देखने को मिलेगा? एब्डोमेन टेंस और टेंडर है, डैट मीन्स कोई स्प्लीन रप्चर हो चुका है। तो हाइपोवोलेमिक या हेमरेजिक शॉक होता है, उसमें आपने क्या करना होता है, फौरन अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो आपने फास्ट स्कैन करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलती होती है ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में स्प्लीन डैमेज हो जाती है। ओके, अब स्प्लीनिक ट्रॉमा में हुए तो सफा से नज़र नहीं आ रहा। ओके, ये नजर आ रहा है। ओके, अगर स्प्लीन की इंजरी हो जाती है तो उसकी ग्रेडिंग कैसे करते होती है? ओके, तो उसकी कुछ ग्रेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल ग्रेड 1 में क्या होता है? ओके, अच्छा, ग्रेड 1 2 3 इनमें आपका हीमाटोमा और लैसिरेशन वाला पॉइंट हो जाएगा। ग्रेड 4 में क्या होता है? ग्रेड 4 में आपको जो लैसिरेशन होती है वो सेगमेंटल या हाइलर वेसल की देखने को मिलती है विद मोर देन 25% डिवास्कुलराइजेशन एरिया। जो ग्रेड 5 होता है वो शैटर्ड या एवलियन स्प्लीन होती है। ओके, सही हो गया?
यानी पूरी की पूरी स्प्लीन डीवास्कुलराइज हो चुकी है। अच्छा, जो ग्रेड 1 में होता है, ग्रेड 1 में जो हीमाटोमा होता है वो 10% से कम का देखने को मिलता है। ग्रेड 2 में जो हीमाटोमा होता है वो 10 से लेकर 50 का होता है। ग्रेड 3 में जो हीमाटोमा होता है वो 50 से ज़्यादा का देखने को मिलता होता है। पहले तो आपने ये पॉइंट देख लेना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपने रट्टा मार लेना कि दूसरा पॉइंट है लैसिरेशन का। ग्रेड 1 में लैसिरेशन 1 सेंटीमीटर से कम की होती है। ग्रेड 2 में 1 से लेकर 3 की होती है। ग्रेड 3 में 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा की देखने को मिलती होती है। ग्रेड 4 में आपको जो लैसिरेशन होता है वो सेगमेंटल या हाइलर वेसल का होता है, मोर देन 25% डीवास्कुलराइजेशन। और जो ग्रेड 5 होता है ये शैटर्ड या एवलियन स्प्लीन होती है। अब मैनेजमेंट ऑफ ग्रेड 5 इंजरी, अगर ग्रेड 4 या ग्रेड 5 की इंजरी है तो उसकी मैनेजमेंट क्या होती है? सबसे पहले आपने रिससिटेशन करना होता है, आईवी फ्लूइड्स और ब्लड आपने देना होता है, एंटीबायोटिक कवरेज देनी होती है। मेन ट्रीटमेंट इज स्प्लीनेक्टमी, चाहे लैप्रोस्कोपी से करो चाहे इमरजेंसी से करो। क्लियर। इसके बाद है कि जो हेमरेजिक शॉक होता है इसकी 4 तरह की क्लास होती है। क्लास 1, 2, 3, 4 होता है। क्लास 1 में लेस देन 15% ब्लड लॉस होता है और 15 को आपने 50 से मल्टीप्लाई करना है। क्लास 2 में 15 से लेकर 30 है। क्लास 3 में 30 से लेकर 40 होता है। क्लास 4 में 40% से ज़्यादा देखने को मिलता होता है। वन क्लास 1 और क्लास 2 में जो हेमरेजिक शॉक में क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं और जो क्लास 3 और क्लास 4 में होता है उसमें ब्लड इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पेशेंट है जिसको हाई ग्रेड फीवर है, ओके, सीवियर बोन पेन और हैमरेजिक स्पॉट्स वगैरह आना शुरू हो गया, तो ये डेंगू की निशानी होती है। ये सवाल आ सकता होता है डेंगू का। तो इसमें आपने फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के अंदर आपने डेंगू की आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, आईवी फ्लूइड देना है, प्लेटलेट देना होता है, वाइटल्स आपने मॉनिटर करने हैं। ये सवाल बेकार है, ओके। और इसके अलावा अपने फीवर को मैनेज करना होता है पैरासीटामोल से और टैबलेट स्पॉन्जिंग से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ सेप्टिक शॉक? तो सेप्टिक शॉक में अर्ली स्टेजेस में क्या होगा, फिर लेट स्टेजेस में क्या होगा? अर्ली स्टेजेस में जो होगा ना, आपको फीवर और जो एक्सट्रीमिटीज़ होगे वो वार्म आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बाद में एक्सट्रीमिटीज़ ठंडे पड़ जाएंगे। तो अर्ली स्टेजेस में फीवर होगा, चिल्स होगा, मलेज होगा, टकीकार्डिया होगा, रैपिड बाउंडिंग पल्स है, वाइट पल्स प्रेशर है। लेकिन लेट स्टेजेस के अंदर बंदे की कॉन्शियसनेस लेवल खत्म होना शुरू हो जाएगी, कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाएगी, कोल्ड क्लैमी स्किन है, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, ओलिगोयूरिया ये देखने को मिलता होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सेप्टिक शॉक ऐसे होगा, फीवर है, लो ब्लड प्रेशर है और ओलिगोयूरिया, तो ये शॉक की निशानी होती है। और देखो लिम्फोसाइटोसिस भी आपको देखने को मिल रही है, ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये सेप्टिक शॉक होता है। अब सेप्टिक शॉक में जो फर्स्ट लाइन होता है, सबसे पहले अपनी आईवी फ्लूइड देने होते हैं क्रिस्टलाइट से और आपने आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन को रिस्टोर करना होता है। सबसे पहले आपने आईवी फ्लूइड्स दे दिया। नंबर 2 आपने आइनोट्रोपिक ड्रग इस्तेमाल करना है। अब आइनोट्रोपिक ड्रग कौन सी होती है? डोपामिन होती है या नोरेपिनेफ्रिन होती है या वेजोप्रेसिन आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। नंबर 3 आपने एंटीबायोटिक अप्लाई करनी है। नंबर 4 मॉनिटरिंग करनी होती है और नंबर 5 आपने स्टेरॉइड की थेरेपी देनी होती है। इसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के डिफरेंशियल के अंदर आपका क्या क्या आ जाता होता है? लाइक हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ये आपको देखने को मिलता होता है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? सबसे पहले ATLS गाइडेंस को फॉलो करना, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर को मेंटेन करना होता है, रिससिटेट करना होता है। अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो आपने थोरैकोसेंटेसिस करना और चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन करनी होती है। अगर कार्डिक टेम्पोराडा तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस आपने करनी होती है। क्लियर। अब यहाँ पर टेंशन न्यूमोथोरैक्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है कि रीजन क्या है कि जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है कार्डिक फीलिंग को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, डिक्रीज प्रीलोड होगा, कार्डिक आउटपुट कम होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अलावा कार्डिक टेम्पोराड में एयर एम्बोलिज्म है, ओके, और मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस में देखने को मिल सकता होता है। अब शॉक की क्या मॉनिटरिंग आपको करनी है? ओके, तो शॉक में जो मिनिमम मोडालिटीज होती हैं फॉर द मॉनिटरिंग, तो निमोनिक है BUPE, ओके, B से ब्लड प्रेशर होता है, U से यूरिन आउटपुट होता है, P से आपको क्या है पल्स ऑक्सीमेट्री देखने को मिलता है और E से क्या होता है ECG होता है। क्लियर। एडिशनल मोडालिटी के अंदर क्या क्या करा सकते होते हैं? लाइक आप ओके बेस डेफिसिट करा सकते हैं, इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं, CVP और कार्डिक आउटपुट है। ओके, बस CVP इन्वेसिव ब्लड प्रेशर रट्टा मार लो और बेस डेफिसिट रट्टा मार लो। मेन आपका कौन सा होता है? यूरिन आउटपुट आपको देखने को मिलती होती है। इसके बाद व्हाट इज द डायनेमिक फ्लूइड रिस्पॉन्स होता है? डायनेमिक फ्लूइड रिस्पॉन्स ये होता है कि शॉक वाले पेशेंट में आपने इनिशियली 500 ml का बोलस देना होता है और फिर आपने ये देखना है कि CVS के जो पैरामीटर्स है, 3 पैरामीटर्स, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और CVP, इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसको बोलते हैं डायनेमिक फ्लूइड रिस्पॉन्स। ओके, क्या बोलते हैं उसको? डायनेमिक फ्लूइड रिस्पॉन्स होता है। ओके, इसी की बेस में हम डिफरेंट डिवीजन बना देते हैं। जैसे जस्ट लाइक अगर स्लो इंप्रूवमेंट है तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्डर्स है। अगर स्लो रिस्पॉन्स है लेकिन वापस पुरानी स्टेट पे आ जाता है तो वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर होता है। ज़रा से भी रिस्पॉन्ड नहीं किया तो नॉन रिस्पॉन्डर्स होता है। क्लियर, सही हो गया। अब इसकी पेशेंट की क्या इंटरप्रिटेशन, अगर मैं इस पेशेंट को देखूं, अगर हिस्ट्री में दिया हुआ है, ओके, अब देखो उसका ब्लड प्रेशर 90/60 था, वो रिस्पॉन्ड कर गया तो ये रिस्पॉन्डर आता है। अदरवाइज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर या फिर नॉन रिस्पॉन्डर्स, ये भी कुछ टाइप्स होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं मॉनिटरिंग ऑफ शॉक फॉर ऑर्गन और सिस्टमिक परफ्यूजन। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, सिस्टमिक परफ्यूजन के लिए आपने 3 चीज़ें देखनी होती है। ओके, बेस डेफिसिट को, लैक्टेट को और मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन को। ओके, ठीक हो गया।
MBL से रट्टा मारना है, मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन है, या LMB से रट्टा मार सकते हो, जैसे मर्जी रट्टा मार लो आप। ऑर्गन परफ्यूजन को देखने के लिए, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल को देखने के लिए आप क्या कराते होते हैं, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और टिश्यू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड आपको आता होता है। क्लियर? यानी मसल के लिए और ब्रेन के लिए दोनों के लिए सेम है, टिश्यू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। GIT के लिए सबलिंगुअल कैप्नोमेट्री है। ओके, इसके अलावा गट म्यूकोजल पीएच है, लेजर डॉपलर फ्लोमेट्री है, किडनी के लिए यूरिन आउटपुट को देखते होते हैं। इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ओके, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो 3 इंडिकेशन क्या होती है, अगर किसी को एक्यूट ब्लड लॉस है, या पेरी ऑपरेटिव एनीमिया है, या सिम्प्टोमेटिक क्रॉनिक एनीमिया विदाउट हेमरेज और इम्पेंडिंग सर्जरी है। तो व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद रिलेशन टू द HB? ओके, HB के हवाले से अगर किसी का HB 8 से कम है, 8 से ज़्यादा है, तो कोई फायदा नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिस्क फैक्टर, अगर 6 से लेकर 8 है तो अगर कोई ब्लीडिंग नहीं है या कोई सर्जरी नहीं होनी तो कोई फायदा नहीं होने वाला, और अगर 6 से कम है तो फायदा हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए। तो सिंगल ट्रांसफ्यूजन की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की क्या हो सकती है? सिंगल ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या हो सकता है, हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। ओके, फिब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, ये एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर? इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस बी एंड सी है, HIV है, मलेरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, या ट्रैली हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड एक्यूट लंग इंजरी, ये FFP की वजह से देखने को मिलती है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, अब एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ट्रांसफ्यूजन है। अगर आपने मैसिव ट्रांसफ्यूजन दे दिया तो क्या हो सकता है? ओके, मैसिव ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपके डाइल्यूट हो जाते हैं, लाइक कोआगुलोपैथी हो जाएगी क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर डाइल्यूट हो गया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरक्लीमिया या हाइपोक्लीमिया दोनों देखने को मिल सकता है, हाइपोथर्मिया होता है और आयरन का लोड देखने को मिलता है, ओवरलोड हो जाता है, 250 mg आयरन पर ट्रांसफ्यूज ब्लड यूनिट। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कैसे मैनेजमेंट होती है? सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन को रोकना होता है, फिर आपने सैंपल्स भेजने होते हैं 2 लेबोरेटरी के अंदर क्रॉस मैचिंग के लिए। सबसे पहले आपने हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन देना है। नंबर 2, आपने ना यूरिन को अल्कलाइज करना है यूजिंग सोडियम लैक्टेट या सोडा बाइकार्बोनेट है, IV मैनिटोल, IV फुरासिमाइड है, एंटीहिस्टामिन है, लास्ट में हीमोडायलिसिस कर लेंगे। मेन रट्टा बताओ क्या करना है, स्टीरॉयड को रट्टा मारना है, हाइड्रोकोर्टिसोन, IV मैनिटोल को, फिरासिमाइड को, एंटीहिस्टामिन को और हीमोडायलिसिस को रट्टा मारना है। प्रिवेंशन कैसे करोगे? प्रॉपर ब्लड की आप क्रॉस मैचिंग और रीचेकिंग करोगे, 2 बंदों ने रीचेकिंग करनी चाहिए। मॉनिटर वाइल गिविंग ब्लड। ओके, ब्लड देते वक्त आपने मॉनिटर करना होता है, कभी भी ब्लड पैक को ओपन नहीं करना फॉर सैंपलिंग, और स्किन को डिसइंफेक्ट कर देना एट इन्फ्यूजन साइड। ओके, क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड। ओके, फुल टाइम रिक्वायर्ड तो 45 मिनट्स होता है, अगर AB और RH के लिए करते हैं 10 से लेकर 15 मिनट। ओके, AB और RH के लिए 10 से लेकर 15 और फुल टाइम के लिए 45 मिनट आ जाता है। यूनिवर्सल डोनर होता है, मेल्स में O पॉजिटिव होता है, फीमेल में O नेगेटिव होता है। जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है वो तो AB ग्रुप होता है मेनली। ओके, इसकी बात है कि आपने क्या करना होता है, अगर किसी को गलत खून लग रहा है तो आपने स्टॉप ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली आपने सैंपल को भेजना होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन, फ्यूरासिमाइड, मैनिटोल वगैरह अप्लाई करते होते हैं। क्लियर? ऑलमोस्ट ये आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद DIC है, DIC में क्या होती है, कोगुलोपैथी होता है, और DIC में क्या इस्तेमाल करते होते हैं? ओके, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इस्तेमाल करते होते हैं, मेन यही ट्रीटमेंट होता है। जो क्रायोप्रेसिपिटेट होता है ये हीमोफीलिया के लिए होता है। तो DIC की कैसे मैनेजमेंट करेंगे? फ्लूइड थेरेपी देते हैं, पैक RBC ट्रांसफ्यूजन, डोपामीन या डोब्यूटामीन दे देंगे, क्रिस्टलाइड्स नहीं देते होते, फैक्टर की रिप्लेसमेंट दे देंगे, फॉर एग्जांपल फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट दे देंगे। इसके अलावा हेपरिन या ट्रांएक्सामिक एसिड इन केस ऑफ एनी ब्लीडिंग वगैरह या थ्रोम्बोसिस वगैरह हो गई है। अब ब्लड प्रोडक्ट उनके स्टोरेज है, जो RBC होता है ये 2 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं फॉर 5 वीक्स। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते होते हैं, -40 टू -50 है। क्रायोप्रेसिपिटेट -30 पे करते होते हैं। ओके, -30 क्रायो के लिए है। ओके, -40 टू -50 फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के लिए, दोनों 2 साल तक है। प्लेटलेट से 5 दिन तक करते होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे करते हैं। ओके, अब MCQs वगैरह आना शुरू हो गया। ओके, इसके बाद है कि एक पेशेंट है, ओके, कोलिसिस्टेक्टमी के बाद सीरम सोडियम लेवल है 120 पे चला गया। ओके, बहुत ज़्यादा कम हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव IV फ्लूइड्स दिए होगे। तो आपने क्या करना होता है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ऐसा सवाल ना ऐसा सवाल तो M2 में भी आया था, मुझे क्यों लग रहा है ऐसा, या तो फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा या फिर सर्जरी मेरे दिमाग पे चढ़ गई है। ऐसा सवाल M2 में भी आया था कि सोडियम लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, प्रॉपर मैनेजमेंट शुड बी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन या रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री वाटर होता है। ओके, और मेजोरिटी लोग वहाँ पर हाइपरटोनिक सलाइन लगा के आए थे, इतना मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे इसने सही आंसर लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री वाटर है। लेकिन सर्जिकल केस में जो वाटर होता है ना, ये पोस्ट ऑपरेटिव IV फ्लूइड्स की वजह से हो सकता है। तो मजीद वाटर की रिस्ट्रिक्शन और हाइपरटोनिक सलाइन, आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन शुड बी रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री वाटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाते हैं, एक पेशेंट को एरिथमिया हो गया ऑन द नाइट ऑफ कार्डिक बाईपास। आप देखो उसका पोटेशियम लेवल काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो आपने इसको सबसे पहले आपने क्या देना, कैल्शियम ग्लूकोनेट कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं हाइपरक्लीमिया को काउंटर करने के लिए। इसके MCQ काफ़ी सारे हैं, 28 तक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ जाते हैं, एक पेशेंट है जिसको 3 डे हिस्ट्री ऑफ फीवर, एब्डोमिनल पेन, नोजिया आपको देखने को मिल रहा है। ओके, इसको कोई प्रीवियस सर्जरी हुई थी फॉर IBD। ओके, अब उसका देखो पल्स क्या है, 140 है। ओके,
ठीक हो गया। ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम है, दैट मीन्स उसका कोई शॉक वगैरह होना शुरू हो गया, और फीवर भी है, दैट मीन्स सेप्टिक शॉक वगैरह हो सकता है। ओके, ठीक है। ब्लड प्रेशर 85 है, और हर रिस्पॉन्स टू द फिजियोलॉजिकल स्केल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक हो गया। ओके। और उसने उसने कोई यूरिन भी पास नहीं किया, डेट मीन्स क्या हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है, और एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होता है, हाइपर क्लीमिया आपको देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है जिसको ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, उसको हेपेटेक्टमी किया है। ओके, उसको ट्रांसफ्यूजन 8 यूनिट का ब्लड दिया गया है, लेकिन जैसे ही इसको दिया उसको ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है। तो ये ब्लीडिंग क्यों देखने को मिल रही है, डायग्नोस आपका डीआईसी होता है। तो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट हो गया, फैक्टर 5 और फैक्टर 8, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम होती है। एक पेशेंट है जिसने इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी करानी है, वो एस्पिरिन वगैरह ले रहा है, तो आपने कौन सा टेस्ट कराना है, ब्लीडिंग टाइम कराना होता है, क्योंकि एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट ड्रग होती है। एक पेशेंट जिसने मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले लिया है, ओके, वो एब्डोमिनल गन शॉट है, उसको नंबनेस होना शुरू हो गया, और कार्पोपेडल स्पाज्म है, तो हाइपरकैल्सीमिया की वजह से देखने को मिलता होता है। इसके बाद एक पेशेंट है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ओके, स्लर्ड स्पीच है, डिप्रेस रिफ्लेक्सेस है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ईसीजी पे प्रोलॉन्ग क्यूटिन ट्रबल है, प्रोलॉन्ग क्यूटिन ट्रबल एक्सटी सेगमेंट की डिप्रेशन है, दैट मींस हाइपोकैलेमिया। तो इसमें आपने सिलाइन देना है विद द केसीएल। ओके, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर चलते हैं। 50 ईयर ओल्ड कंप्यूटर ऑपरेटर है, 3 डे हिस्ट्री ऑफ फीवर, एब्डोमिनल पेन, नोजिया और एनोरेक्सिया है। ओके, तो वही सवाल आ गया मेरे ख्याल से हाइपरक्लीमिया वाला। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मल्टीपल इंजरी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर है। ओके, ट्रॉमा हुआ है। ओके, ट्रॉमा की वजह से हेमरेजिक शॉक होता है, पल्स 120 है। ओके, ब्लड प्रेशर कम हुआ है और स्वेटिंग है, तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक का सिनेरियो होता है। इसके बाद मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ली गई है, ये भी सवाल रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, मैं दोबारा तो नहीं पढ़ रहा इन क्वेश्चन को, नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग ऑफ क्लियर फ्लूइड सिंस द 10 डेज विद द पेन एंड स्वेलिंग इन द एपिगैस्ट्रियम रीजन है। तो वॉमिटिंग है और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है, दैट मींस क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिल सकता होता है। 40 ईयर ओल्ड ड्रग एडिक्ट हैज ब्लीड मैसिवली फ्रॉम द वुंड ऑन हिज राइट ग्रोइन। ओके, ठीक हो गया। ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, सेमी कॉन्शियस है। ओके, कोल्ड क्लाइमिक एक्सट्रीमिटीज़ है, डैट मीन्स हाइपोवोलेमिक शॉक है। तो आपने बेस्ट फ्लूइड कौन सा होगा इसके लिए, तो वन सेकंड आपका आइसोटोनिक नॉर्मल सिलाइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर 3 डेज टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमन है, डैट मीन्स इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आईवी लाइन लगानी और आईवी रिससिटेशन करनी होती है। एक पेशेंट जिसको पैरोटिनाइटिस है, ओके, तो कौन सा फ्लूइड दे दोगे पैरोटिनाइटिस वाले केस में। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ओके, रिंगर्स लैक्टेट वगैरह आ जाएगा, जिसमें पोटेशियम वगैरह भी होती है। सेप्टिक शॉक वाले में प्रेफरेबल यही होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक पेशेंट जिसको पेशेंट इज बिंग रिससिटेटेड फॉर द शॉक फॉलोइंग अ सेप्टिक अबॉर्शन, 8 घंटे पहले हुआ था। ओके, तो सेप्टिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते होते हैं। ओके, बेस डेफिसिट दोनों में होता है, सीवीपी प्रेशर ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सीरम लैक्टेट ऑफ 4 मिलीमीटर, मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन, ये तो मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन ऑफ 72%, मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन ऑफ 72%। अच्छा, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, एमसीक्यू कंफ्यूजिंग है। सेप्टिक शॉक में कार्डिक आउटपुट क्या होता है, सेप्टिक शॉक में कार्डिक आउटपुट आपको ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू हाइपोवोलेमिक। अब यहाँ पे सीरम लैक्टेट लेवल 4 मिलीमोल का लिखा हुआ है, सीरम लैक्टेट लेवल तो लैक्टिक एसिडोसिस तो उसमें भी देखने को मिलती है, क्लियर, 4 मिलीमोल का, पता नहीं क्या वैल्यू का डिफरेंट है क्या। अर्ली यूरिन आउटपुट सीवीपी, आई थिंक द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ना जो मैंने देखा हुआ है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जो सीवीपी होती है ना वो कम हो जाती है, जबकि सेप्टिक शॉक में सीवीपी नॉर्मल होती है। सीवीपी वाला ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट बनता होता है। ओके, बाकी मुझे लगता है एमसीक्यू से मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा जब मैं कीज़ बना रहा होगा। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको सर्जरी के लिए वेट कर रहा है आफ्टर द इनिशियल फेज ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिससिटेशन फॉर द लास्ट 6 आवर्स है, तो रिलायबल इंडिकेटर फॉर सेटिस्फैक्ट्री, तो रिससिटेशन के लिए यूरिन आउटपुट को देखते होते हैं 0.5 से ऊपर होने चाहिए। हाइपोनेट्रीमिया कैन बी कॉज्ड बाय, ओके, तो हाइपोनेट्रीमिया के बारे में क्या बात ठीक होती है। ओके, लाइक सर्जिकल प्रोसीजर के बाद देखने को मिल सकता है ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। ओके, लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक एस्पिरेशन कंबाइंड विद, हाँ, ये अनलिमिटेड इंजेक्शन ऑफ वाटर, अनलिमिटेड इंजेक्शन ऑफ वाटर, यस, ये बेस्ट ऑप्शन ये बनता है, चार्ली वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर मल्टीपल ग्रुप ट्रांसफ्यूजन वगैरह ले गया। ओके, ओके, सही हो गया। नर्स ये बताती है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है एब्डोमिनल वुंड से, डाइट में डीआईसी हो चुका है, तो एक्यूट प्लेटलेट डेफिशिएंसी नॉट रिलेटेड टू दिस, तो एक्यूट प्लेटलेट डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, डीआईसी तो मेन डायग्नोस बनता है। ओके, यानी ना जो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड इसकी कॉम्प्लिकेशन पूछ रही है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, कोआगुलोपैथी होता है, हाइपोथर्मिया होता है, रिएक्शनरी हैमरेज आपको देखने को मिल सकता है। ओके, एक्यूट प्लेटलेट डेफिशिएंसी नहीं होती। पोटेशियम की जो डिप्लीशन होती है रिलेटेड टू द मसल स्पाज्म और मसल में क्रैम्प्स होना शुरू हो जाती है। हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट कैन बी रिवर्स डायरेक्टली विद 60 ml KCl, नो, 60 ml KCl से रिवर्स नहीं हो सकती। ओके, सही हो गया। ओके, इसमें आपने IV
पोटेशियम क्लोराइड वगैरह देना होता है rather than 60 ml पर लीटर KCl। पता नहीं यहाँ पे अजीब सी गरीब बात लिखी हुई है। इन इमरजेंसी फॉर यंग पेशेंट ओके प्रेजेंट विद माइल्ड हेमरेजिक शॉक है तो जो लास्ट टू अपीयर ओके लास्ट टू अपीयर सबसे पहले तो लैक्टेट आपको देखने को मिलता है। माइल्ड एंजाइटी लास्ट में तो नहीं होगी, लेकिन माइल्ड हेमरेजिक शॉक है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट है ओके, पल्स रेट है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, लास्ट टू अपीयर। आई थिंक ब्लड प्रेशर इज़ द लास्ट टू अपीयर। ब्लड प्रेशर तो सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलता है। ओके, एक्स्ट्रा IQ चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। यंग बॉय कम्स टू द इमरजेंसी विद एक्सटेंसिव लैसिरेशन ऑफ स्काल्प होता है, तो स्काल्प के अगर आपने वैसल्स वगैरह को आपने रोकना होता है तो डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर दोगे टू द ब्लीडिंग एजेस। डायरेक्ट प्रेशर या टोनिकल अप्लाई करने से। मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ बुक्स ये कहती है कि इवर्नियन ऑफ गैला पोनोलोटी का, ये भी कुछ बुक्स कहती है, लेकिन कुछ बुक कहती है डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई टू द ब्लीडिंग एजेस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। पेशेंट जिसको जो कि हेमरेजिक शॉक से रिकवर कर चुका है, द लॉस प्रोटीन आफ्टर हेमरेज आर रीस्टोर्ड बाय द लीवर लॉस प्रोटीन बनाना शुरू कर देता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है जिसको मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होता है, इसके बारे में क्या बात ठीक नहीं है। ओके, इट प्रोड्यूस रीनल एपिथेलियल डैमेज, ये प्रोड्यूस नहीं करता होता। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि जो वाटर एवरेज वाटर बैलेंस के बारे में क्या बात ठीक है, तो 400 ml होता है वो ऑक्सीडेशन से लॉस हो जाता है। इनसेंसिबल वाला भी है कह सकते हो आप। पेशेंट इज डायग्नोज टू हैव हाइपरकलीमिया, तो हाइपरकलीमिया की वजह से रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन में काज पोटेशियम की वजह से हाइपर एरिथमियास आपको देखने को मिल सकते होते हैं। आफ्टर डोनेशन ऑफ ब्लड द ब्लड बैग इन द ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर कहाँ पे स्टोर करते होते हैं, 2 से लेकर 6 पर RPC वाला ब्लड। आफ्टर सर्जरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कैरिड इन चिल्ड्रन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकती होती है, यहाँ पर क्या हो सकती है। ओके, उल्टी के लिए आपको देखने को मिल सकता है। ओके, एलर्जिक रिएक्शन है। हाइपोक्लोरेमिक हाइपोकलीमिक हाइपोकैल्सीमिक मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस विद पैराडॉक्सिक एसिडूरिया हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में होता है। फीचर ऑफ पेनक्रेटाइटिस, पेनक्रेटाइटिस में कैल्शियम के लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है सपोनिफिकेशन की वजह से, ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाता होता है। रिएक्शनरी हेमरेज 24 आवर्स में होता है। अमाइलेज के लेवल रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म में बढ़ जाता होता है। काज ऑफ पैरालिटिक आलिस हाइपोक्लीमिया की वजह से होता है। ट्रीटमेंट ऑफ DIC में क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द ओरिफिसेस है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है, क्लियर, तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में और बर्न्स वाले पेशेंट में रिंगल एक्टेड देना होता है। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, तो नॉर्मल सलाइन विद पोटेशियम देना होता है। काज ऑफ उर्टिकेरिया ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया विद HP 8 ग्राम है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाएगा। फर्स्ट लाइन आइनोट्रोप आफ्टर द फ्लूइड, फोर्थ सेप्टिक शॉक। ओके, फर्स्ट लाइन आइनोट्रोप वो डोब्यूटामिन वगैरह आ जाती होती है, क्लियर, ठीक हो गया। सेप्टिक शॉक के लिए फर्स्ट लाइन आइनोट्रोप। इसके बाद यूनिवर्सल डोनर इन फीमेल होती है तो वो नेगेटिव होता है, मेल्स ओ पॉजिटिव होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वॉमिटिंग विद द गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, तो आपने क्या करना होता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना होता है। आइसोटोनिक सलाइन या डेक्स या नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल करोगे, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ गया टाइप ऑफ शॉक इन द पेनक्रेटाइटिस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, क्लियर, सेप्टिक शॉक होता है। असल में हेमरेज आफ्टर 12 आवर ऑफ सर्जरी, तो विद इन द 24 आवर्स तो रिएक्शनरी हेमरेज होता है। बेस्ट इंडिकेटर टू एसेस शॉक, तो यूरिन आउटपुट होती है। मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसेस, अगर एक्जिला में तो हाइड्रोडिनाइटिस सुपरटिवा, बैक ऑफ नेक में है तो ये कार्बंकल होते हैं, क्लियर। एड्स के लिए जो टेस्ट होता है वो कंफर्मेशन में वेस्टर्न ब्लॉटिंग आ जाता है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेशियम वो कहता है 50 मिलीमोल होती है। हिस्ट्री ऑफ फॉल इन द बाथरूम है और पेशेंट अनकॉन्शियस विद वेरी लो BP। ओके, फॉल इन बाथरूम, अनकॉन्शियस हो गया, BP कम है, ब्रेडिकार्डी और हाइपोटेंशन, ये आपको न्यूरोजेनिक शॉक में देखने को मिल सकती होती है। हिस्ट्री ऑफ फॉल और सारे लिम्स पैरालाइज हो चुके हैं। स्पाइनल शॉक, यानी आपको अगर लोअर मोटर न्यूरल लिगन अगर आपको देखने को मिले तो वो स्पाइनल शॉक होता है। प्री पालोरिक जूसिस, ओके, प्री पालोरिक यानी स्टोमक से पहले तो 3 लीटर का स्टोमक ओके, यानी स्टोमक के अंदर और स्लावरी ग्लैंड तो 1500 ml होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक पेशेंट विद अल्टर्ड सेंसोरियम या लैब्स में हाइपरकलीमिया, तो आप DK हो सकता है तो इंसुलिन या ग्लूकोज देना होता है। मैनेजमेंट ऑफ थर्मोसाइटोपिनिया, जिसके हु नीड इमरजेंसी अपेंडेक्टमी, तो आपने प्लेटलेट कंसंट्रेट देने होते हैं। स्टोर किस टेम्परेचर पे करते होते हैं, 5 दिन तक रूम टेम्परेचर में 24 का। काज ऑफ थायराइड सिस्ट विच रिसेंटली बिकम पेनफुल, तो सिस्ट का पेनफुल होती है जब हेमरेज रप्चर टॉर्शन देखने को मिलता होता है। इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन पेशेंट जिसको 5 मिनट ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगा और सब म्यूकोजल हेमरेजेस है। ओके, तो आपने प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्लॉटिंग प्रोफाइल करा लेना होता है। अगर CO2 क्या है ज़्यादा हो गया, pH कम हो गया तो एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, इन्फेंट में आपने क्या देना है, डेक्स्ट्रोसिलाइन। अडल्ट में नॉर्मल सलाइन होता है, लेकिन यहाँ पर डेक्स्ट्रोसिलाइन रट्टा मार लो। स्टूडेंट वाचिंग सर्जरी वो कोलैप्स हो गया तो वेजोवेगल सिनकोपी होता है। हेमरेज विद इन द 24 आवर टू 48 आवर्स और रिएक्शनरी हेमरेज होता है। बेस्ट इंडिकेटर टू एसेस शॉक, यूरिन आउटपुट होता है। मैनेजमेंट ऑफ ओके, पेशेंट है जिसको पैरियोरल नंबनेस है, कार्पोपेटल स्पाज्म है, चॉपस्टिक साइन पॉजिटिव है तो आपने IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकलीमिया, 1 सेकंड कैल्शियम ग्लूकोनेट है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक हेमरेज या हाइपोवोलेमिक होता है।